हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं अपनी सोलोड स्टार मूवी की एक्सप्लेनेशन। और ये मूवी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में जो ईयर हमको दिखाया जाता है वो 2147 था। जिसके बाद हमें यहाँ के प्राइमल स्पेस के बारे में बताया जाता है जो कि स्टार सिस्टम था। और तभी लुओ फेंग यहाँ पर किसी जगह से होते हुए इस जगह से निकल कर जा रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक खास तरीके का कॉन्टिनेंट हमें दिखाया जाता है। इस कॉन्टिनेंट का नाम शुएलुओ कॉन्टिनेंट है। ये जो वर्ल्ड है वो बॉर्न हुआ था प्रीमियल स्पेस के अर्ली डेज के अंदर। और यहाँ पर काफ़ी पावरफुल चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री के अंदर कॉस्मिक एम्पायर से भी ज़्यादा ओल्डेस्ट है ये। जिसके बाद हम इस जगह के बारे में बताया जाता है कि शुएलुओ कॉन्टिनेंट के अंदर हर रोज़ ही ढेर सारे शुएलुओ वॉरियर्स मारे जाते हैं क्योंकि इस जगह का माहौल ही ऐसा है। इवन यहाँ पर जो लीडर हैं वो भी हर साल चेंज होते रहते हैं क्योंकि हर कोई अपना दबदबा एक दूसरे के ऊपर बनाना चाहता है। वैसे तो यहाँ पर ये जो कल्टीवेशन क्वेस्ट है शुएलुओ कॉन्टिनेंट के अंदर वो क्लासिफाइड है डेंजरस के रूप में। हालांकि हमारा जो लुओ फेंग था वो भी यहाँ पर आ रहा होता है। वैसे यहाँ पर काफ़ी डेंजरस से भरी हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है 77.2% है। जिसके बाद लुओ फेंग भी एक स्टार की तरह चमकते हुए इस जगह पर आ रहा था एक नई होप लेकर। लुओ फेंग कह रहा होता है कि आखिर किस तरीके की पावर इस जगह पर एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑफिशियली इस मूवी के स्टार्ट हो जाती है इसका बैकग्राउंड बताने के बाद। और हमको पता चलता है कि लुओ फेंग जैसे ही इस जगह पर लैंड करता है तभी वो अपने सामने नोटिस करता है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। हर जगह ही ढेर सारे पहाड़ और बहुत ही ज़्यादा शांति भरी पड़ी है। अभी तक तो सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था। लुओ फेंग यहाँ पर किसी को स्मेल कर पा रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लेडी इस जगह पर मौजूद थी जिसके हेड के ऊपर ढेर सारे स्नेक्स भी होते हैं। लुओ फेंग तो उसे देखकर कह रहा होता है कि ये तो इस जगह का एक वाइल्ड बीस्ट है जो कि एक नेटिव क्रिएचर भी है शोलो कॉन्टिनेंट के अंदर। और वो जो लेडी बीस्ट थी वो तुरंत ही लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ती है कुछ इस तरीके से जैसे कि वो लुओ फेंग के खून की प्यासी हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो तुरंत ही लुओ फेंग को आकर जकड़ लेती है। और अब लुओ फेंग के ऊपर अटैक करके उसको ख़त्म करने वाली थी। वो लुओ फेंग के ब्लड को सक कर जाती है और पूरी की पूरी बॉडी को भी वो सोलो कर चुकी थी। जिसके बाद हंस रही होती है लेकिन इतनी ही देर के अंदर उसके ऊपर कोई मल्टीपल अटैक्स करता है और उसके बाद वो वहीं पर ब्लास्ट हो चुकी थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये तो अपना लुओ फेंग ही था जो कि कह रहा होता है कि ये ऐसा लग रहा है कि वर्चुअल डिस्टिंग्विश जो है इसकी वजह से मुझे यहाँ पर बैटल के अंदर कोई भी अफेक्ट नहीं हो या। जिसके बाद लुओ फेंग से यहाँ पर बबाता भी कह रही होती है कि जो भी हो लेकिन यहाँ पर ये जो शुएलुओ वॉरियर्स होते हैं इनसे तुम्हें थोड़ा बच के ही रहना चाहिए क्योंकि ये लोग खतरनाक भी है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग से वो बता रही होती है कि लुओ फेंग तुम्हें पता है कि यहाँ कर लोग तुम्हें एक एलियन समझेंगे तो ट्रबल कभी भी आ सकता है। जिसके बाद लुओ फेंग यहाँ पर स्क्रीन पर शुएलुओ वर्ल्ड की कल्टीवेशन क्विस्ट को देखने लग जाता है जिसके अंदर उसे 10,000 पॉइंट पर क्रिस्टल पे मिलने वाले थे। सेकंड क्विस्ट के अंदर उसको यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स मिलने वाले थे ताकि वो यहाँ पर मौजूद शुएलुओ क्रिस्टल को भी ढूंढ सके। जिसके साथ ही लुओ फेंग कह रहा होता है कि अब हमें शुएलुओ क्रिस्टल को ढूंढना होगा। जिसके बाद वो आगे डायरेक्शन में बढ़ रहा था तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफ़ी वाइल्ड बीस्ट को कुछ लोग मार रहे होते हैं। यहाँ हमें ना फैमिली का यंग मास्टर ना के दिखाया जाता है जो कि प्लानिटरी लेवल के ऊपर था। तभी यहाँ पर उसके अंकल आकर उसको शाबाशी देते हैं उस बीस्ट को ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद ये लोग भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही बातचीत कर रहे थे लेकिन तभी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट आ जाता है जो कि स्काई लेवल मैंग्रोव पे था और यहाँ पर आके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। जिसके बाद उसके अंकल कह रहे होते हैं कि आखिर ये जो बीस्ट है वो हमारी टेरिटरी के अंदर क्या कर रहा है और शायद से किसी के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमला करने के लिए बीस्ट आगे बढ़ रहा था वो लुओ फेंग के ऊपर ही हमला करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इतनी देर में इस यंग मास्टर नाके को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अंकल ले आप इसके बारे में परेशान ना हो। इस बंदे ने अपने गार्ड्स को एकदम ही डाउन कर रखा है। वो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई एक एरो से शूट करता है उस
बीस्ट के ऊपर, और जैसे ही वो बीस्ट लुओ फेंग के ऊपर हमला करने वाला था, लुओ फेंग की नज़रें भी उसी के ऊपर होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो बीस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से उठकर वो चिल्लाने लगा था, तो यहाँ पर यंग मास्टर नाके के सारे गार्ड्स वहाँ पर आके उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और उस बीस्ट को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद अंकल लेई लुओ फेंग को इशारा भी करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो ये कह रहे थे कि ये जो जगह है वो मैग्नो टेरिटरी है, और यहाँ पर मिस्टर नाके भी कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर मैंने एरो शूट ना किया होता तो यंग मैन शायद से तुम्हारी जान जा सकती थी। बाता कह रही होती है कि वैसे लुओ फेंग वो जो बीस्ट था वो प्राइमरी स्टार लेवल बीस्ट था, तुम चाहते तो उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म कर सकते थे। ज़रा इस लड़के को देखो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, और उसके बाकी सारे साथी भी उसकी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने इस बंदे को डेथ से बचा लिया है। तभी वो लड़का जो कि काफ़ी काइंड हार्टेड नज़र आ रहा था, वो लुओ फेंग को अपना इंट्रो देता है और कहने लगा था कि मेरा नाम नाके है, आपका नाम क्या है। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरा नाम फेंग। जिसके बाद यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि अच्छा वैसे ब्रदर आपका आर्मर तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ये तो बहुत ही अच्छा। और वो लुओ फेंग के आर्मर के ऊपर हिट करके भी देखता और कह रहा था, तो क्या आप कोई कल्टीवेटर हैं जो कि दूसरी जगह से आए हो। तभी लुओ फेंग यहाँ पर उसको हाँ बोल देता है, और तभी यहाँ पर आसपास खड़े हुए लोग भी देख रहे होते हैं कि यंग मास्टर कैसे इस अनजान बंदे से बात कर रहे हैं, ये तो सही नहीं रहेगा। लेकिन नाके तो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो चुका होता है लुओ फेंग का आर्मर देख के, और उसे कह रहा होता है कि तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, हम भी यहाँ से यांग यांग सिटी की तरफ ही जा रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो हमारे साथ ही चलो। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि यांग यांग सिटी। तभी वो लोग बता रहे होते हैं कि असल में यांग यांग सिटी जो है उसे हार्ट कहा जाता है इस जगह का, और यहाँ पर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स वो दूर है। लेकिन तभी बबाता भी कह रही होती है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन परफेक्ट है लुओ फेंग, हो सकता है कि अगर हम उस जगह पर जाएं तो हमें कुछ क्लू मिल जाए, और वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में, ये अच्छा रहेगा, हमें इनके साथ चलना चाहिए। तभी बबाता की बात मानते हुए लुओ फेंग डिसाइड कर लेता है कि वो भी इन लोगों के साथ ही जाएगा। अब लुओ फेंग जो था वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, और यहाँ पर सीधे सीधे ही चल रहा था इन लोगों के साथ में। ये लोग भी अपने कारवां को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, और यहाँ पर इनके पास में कुछ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बीस्ट भी थे। तभी यहाँ पर कुछ सैनिक आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर नाके जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, उन्होंने इस सिली बॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे साथ ही शामिल कर लिया है। अगर यंग मास्टर की जगह पे हम होते तो हम तो इसके बारे में केयर भी नहीं करते कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर अंकल लेई जो थे वो सभी को रोकने का इशारा करते हैं, तो सारे के सारे लोग कारवां से रुक चुके थे, और तभी उनमें से एक सोल्जर आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर देखने लगा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो गया था, और तुरंत ही उसको एक बीस्ट खा जाता ही। देखने के बाद तो सारे ही लोग झुंड में इकट्ठा हो चुके थे, और तभी वो अपने सामने देखते हैं कि यहाँ पर तो इनके सामने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और इनका एक पुराना दुश्मन खड़ा हुआ है। सिर्फ नाके ही नहीं बल्कि बाकी सारे गार्ड्स भी उन्हें देखकर डर जाते हैं, और साथ ही अंकल ले भी थोड़े घबराए हुए नज़र आ रहे थे। तभी हमें दूसरी टीम का एक बंदा जिसका नाम फैंग था वो दिखाया जाता और कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मास्टर ना कि मुझे इस जगह पर मिल जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि अब आप टाउन के बाहर हैं, तो फिर क्यों ना यहाँ पर आपसे पुराना हिसाब बराबर कर लिया जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने पहले तुमने मेरी किसी बात को डिसओबे किया था। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल लेई आगे आते हैं जान बचाने के लिए नाके की, और कह रहे थे कि हम लोगों की जो फैमिलीज़ हैं वो फ्रेंड्स ही हैं आपस में, तो भला आप क्यों ऐसा अटैक कर रहे हो। लुओ फेंग को इस बंदे की ये हरकत देख के काफ़ी गुस्सा आता है कि ये ज़बरदस्ती ही यहाँ पर इस लड़के को परेशान कर रहा है और उसे मारने की भी धमकी दे रहा है, जिसके चलते वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से से इस लड़के को देख रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा फैंग था वो कह रहा होता है कि यूजलेस बातें मत करो, और तुरंत ही आगे बढ़ता है अपने हथियार का सहारा लेते हुए। वो तुरंत ही अटैक कर देता है अंकल लेई के ऊपर। लेकिन लुओ फेंग को देखते हैं जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। अभी लुओ फेंग रिएक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन जब वो देखता है कि अंकल लेई इसके अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके मुंह से ब्लड आ रहा है, साथ ही ये देखकर नाके को भी काफ़ी बुरा लगता है, तो वो तुरंत ही अपने एरो एंड बाव को निकाल लेता है और कह रहा था कि उन्हें जाने दो। साथ ही लुओ फेंग के सामने जो खड़े हुए सोल्जर्स थे वो भी आगे आते हैं, और यहाँ पर सारे के सारे इस बंदे फेंग से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी को पता था कि वो इस लड़के फेंग को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्टीमेट स्काई लेवल के ऊपर है। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि अल्टीमेट स्काई लेवल,
तभी यहाँ पर बबाता उसको एक्सप्लेन करती है और कह रही थी कि लुओ फेंग, ये जो श्वेलोज पावर होती है वो इवेल्युएशन के हिसाब से आगे बढ़ती है, जैसे कि अर्थ लेवल, प्लैनेट लेवल, डोमेन लोड लेवल, और इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज भी होते हैं, जैसे कि स्काई लेवल, स्टार लेवल, वर्ल्ड लेवल, रियल्म लोड लेवल और अल्टीमेट स्काई लेवल। जिसके बाद लुओ फेंग को आगे बताती है कि लुओ फेंग ऐसे ही हेवन लेवल, यूनिवर्स लेवल, इमोर्टल गॉड और साथ ही इमोर्टल लेवल होता है। तभी लुओ फेंग समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है वो इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, लेकिन ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तभी यहाँ पर वो बंदा अपना वेपन निकाल लेता है और अब नागे की तरफ को ही आगे बढ़ रहा था उस ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए। उस ब्लेड को देख के तो नागे को भी पसीना आने लग जाता है और वो यहाँ पर गलती से एक अटैक को शूट कर ही देता है, लेकिन फैंग उसके उस अटैक को ख़त्म करता है और यहाँ पर अब आगे बढ़ रहा था। नागे को डर लग रहा होता है, फिर भी वो एक और एरो निकाल लेता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अंकल लेई को जाने दो। लेकिन तभी फैंग कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ये जो अंकल लेई हैं वो तुम्हारी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, लेकिन हम उनको भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। तभी वो कहता है अपने लोगों से कि नाके को पकड़ लो, अपने साथ लेके चलो और बाकी सारे जो लोग हैं इन सभी को ख़त्म कर डालो। तभी यहाँ पर ये सारे के सारे यही करते हैं और फैंग सभी को आदेश देता है कि इनके ऊपर हल्का हाथ बिल्कुल भी नहीं रखना। तभी बीस्ट भी आगे बढ़ते हैं और उसके सारे सोल्जर्स भी आगे बढ़ने लगे थे। ये देखने के बाद तो यहाँ पर लुओ फैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं और साथ ही अटैक पे अटैक करे जा रहे हैं, वो भी बिना बात के। लुओ फैंग गुस्सा हो जाता है और उसके बाद तुरंत ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और जैसे ही लुओ फैंग अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज़ करता है तब यहाँ पर ये सारे के सारे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म हो चुके थे। जबकि जो वॉरियर्स होते हैं उनके मुंह से भी ब्लड आने लगा था, वो सब भी घबरा जाते हैं। तभी नाके भी देख रहा था कि सडनली क्या हो गया है, जो कि ये जो मांगरो टीम है इसके सारे के सारे लोग ख़त्म हो गए। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे डर के वहीं से भाग जाते हैं और कह रहे थे कि भागो, इनके पास तो कोई सुपर हीरो है जो कि इनकी मदद करने के लिए आगे आ रहा है और उसने हमको भी इंजर्ड कर दिया। वो सभी ऐसे ही उल्टे फुल्टे होकर भागने लग जाते हैं, जबकि ना के इन टीम को नहीं समझ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी अंकल ले कह रहे थे कि किसी हीरो ने हमारी अभी हेल्प की है, लेकिन वो हीरो कौन हो सकता है। ना के भी इसके बारे में सोचने लगा था और बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे होते हैं। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि हम में से सभी ने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया, लेकिन एक बंदा था जो कि यहाँ पर ऐसे ही खड़ा हुआ था और ये बंदा ये है। तभी वो लुओ फेंग की तरफ को इशारा कर रहे थे और कह रहे होते हैं तो क्या इस लड़के ने ही मागरो के अटैक को ख़त्म किया है। लेकिन तभी लुओ फेंग अपने इनोसेंट सा फेस लेकर खड़ा हो जाता है, तो बाकी सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो लड़का है लुओ फेंग ये ऐसा नहीं कर सकता। ये तो खुद इतना ज़्यादा डर गया था कि इसे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी लेई वहाँ पर लुओ फेंग के पास आता और उससे पूछ रहा था कि ब्रदर लुओ फेंग, आपको पता है कि क्या हुआ। तभी यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद लेई कह रहा होता है कि अफसोस, और फिर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हालांकि मिस्टर ले जो होते हैं उन्हें अभी थोड़ा थोड़ा डाउट था लुओ फेंग के ऊपर। वो ये कह रहे होते हैं कि आखिर सीक्रेटली किसने हमारी हेल्प कर दी। दूसरी तरफ मागरो को देखते हैं जो कि भागते हुए वहाँ से जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि कोई तो हीरो था जिसने चुपके से उनकी मदद की है अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, नहीं तो वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि हमें ख़त्म कर डालेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो भी बंदा था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, इवन हमारे सिटी लॉर्ड जो हैं उनकी बराबर पावर रखता होगा वो बंदा, तभी हमारे ऊपर इतने क्रूर तरीके से उसने अटैक किया है। हालांकि अब फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं, वो तो फ़िलहाल वहाँ से चले ही जाते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और आदमी था जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो देख रहा होता है कि जो मागरो है ये यहाँ से भागते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मागरो का वक्त भी आ चुका है बहुत ही जल्दी। और जैसे ही इनका कारवां थोड़ा और आगे जाता है तब इनके सामने कुछ वॉरियर खड़े हुए होते हैं और वो वॉरियर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि चलो अब शुरू हो जाओ। तो धीरे धीरे करके ढेर सारे वॉरियर्स वहाँ पहाड़ी के ऊपर से जंप लगाकर नीचे को ही आ जाते हैं और मागरो जो थे वो इन्हें देखकर डर गए थे और कह रहे होते हैं कि ये तो दी 13 एक्सिस हैं,
जिसके बाद यहाँ पर उनका जो लीडर था वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वो इन सभी की तरफ को आ रहा था। उसे देखकर तो बीस्ट और साथ ही इनके टीम के सारे ही लोग भी डर जाते हैं कि आखिर ये है क्या। तभी उसके पास में जो रखा हुआ वेपन था वो काफ़ी तेज़ी के साथ उसका इस्तेमाल करता है, वो उसे थ्रो करता है। तो यहाँ पर फैंग को वो ऑलमोस्ट हिट होते होते बच जाता है, लेकिन तभी ढेर सारे एक्सिस वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपने इन्हीं वेपन का इस्तेमाल करके उनके सारे ही लोगों को ख़त्म कर डालता है। इवन बस उनमें से कुछ ही लोग बचे थे जो कि गिनती के थे। तो वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे सारे लोगों को ख़त्म कर दिया है और अब मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में वो जो आर्मर है वो तुम मेरे हवाले कर दो, जो कि तुमने एंशियंट गॉड्स रूइन में से ढूंढा था। तो उसके बाद ही शायद से मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। ये देखने के बाद तो फैंग बहुत ज़्यादा सहम जाता और उसके बचे कुछ आदमी भी यही कह रहे थे कि हमारे पास अभी वो आर्मर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में कुछ और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल आइटम्स है जिन्हें आप चाहें तो रख सकते हैं। प्लीज़ इनको ले लें और हमारी जान बख्श दें। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे आर्मर ही चाहिए और सिर्फ आर्मर ही दोगे तभी तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तो फिर ये देखने के बाद तो फेंगा भागने लग जाता है, क्योंकि उसके पास में आर्मर था ही नहीं। तभी उसके साथी भी वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो इस 13X का जो लीडर था वो अपने वेपन को निकालता है और अब ढेर सारे वेपन्स को समन करके एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो लोगों को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर रहा था और लास्ट में वो अपने आदमियों से भी कहता है कि जाओ जाकर इन सभी को ख़त्म कर दे। तो वो वॉरियर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और सारे ही माग्नो वॉरियर्स को धीरे धीरे करके वो ख़त्म भी करने लग गए थे। बस अब फैंग और उसका भाई ही यहाँ पर बचा होता है। तो वो ये कह रहे थे कि अब हमें जल्दी से नाके के पास ही जाना होगा, क्योंकि उसके पास में डोमेन लेवल का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है। शायद से ये वॉरियर ही हमारी जान बचा सकता है, क्योंकि अगर हम उसके पास ना गए तो फिर ये जो 13X का लीडर है वही हमको ख़त्म कर डालेगा। वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ आगे जा भी रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बस ऑलमोस्ट नाके के पास पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो एक्स टीम का बंदा था वो उसे तुरंत ही पकड़ने वाला होता है, उसके काफ़ी करीब आ चुका था। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। तभी मिस्टर लेई को भी देखते हैं, जो कि समझ चुके थे कि आगे एक बहुत ही बड़ा खतरा आ रहा है। तभी वहाँ पर नाके भी उनके पास ही आ जाता है और यहाँ पर लुओ फेंग भी यही सोच रहा होता है कि आखिर अब आगे क्या होगा। तभी यहाँ पर नागे कह रहा था कि यहाँ पर मुझे जो सामने का डायरेक्शन है उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किलिंग इंस्टेंट आ रही है। लुओ फेंग भी इस चीज़ को देख रहा होता है। तो लुओ फेंग के सामने ही यहाँ पर ये जो बंदा था उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है उस वेपन के थ्रू, जो कि कह रहा होता है कि नाके प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन उसका इस सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वो वहीं उनकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाता है, जिसके ब्लड के छींथड़े उड़कर इन सभी के ऊपर जाते हैं। और साथ ही लुओ फेंग भी देख रहा था कि अब ये कौन सी नई मुसीबत है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस 13X के लीडर ने वहाँ पर उस एक्स को यानी कि अपने वेपन को पकड़ लिया था और अब यहाँ पर ये सारे के सारे आ चुके होते हैं इकट्ठा होकर नाके की टीम के ऊपर हमला करने के लिए। और अब यहाँ पर ये सारे यही सोच रहे थे कि अगर ये मागरो टीम को इतनी आसानी से मार सकते हैं तो हमारा तो न जाने क्या ही करेंगे, क्योंकि मागरो टीम को तो इस 13X ने ऐसे ही ख़त्म कर डाला है। तो न जाने ये हमारा क्या ही करेगी। सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि न जाने अब इनका क्या होगा। लेकिन तभी उनका जो लीडर था वो आगे आ रहा होता और कह रहा था कि उस सारी टीम ने हमसे खुद कहा था कि हम उन्हें अपने हाथों से ख़त्म कर डालें। लुओ फेंग यही सोच रहा होता है कि इनको 13X कहा जा रहा है, लेकिन इनकी टीम के अंदर तो सिर्फ 12 लोग ही हैं, क्या पता है कि इनका बॉस हो। जिसके बाद लुओ फेंग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो बंदा था वो आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि मागरो टीम ने ये कहा था कि उन्हें नाके के पास जाना चाहिए मदद के लिए, तो क्या तुम लोग आपस में अलायंस करते हो। जिसके बाद तो यहाँ पर अंकल ले काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे और कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, हमारा उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं और ना ही हम जानते हैं कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कहकर गए। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बंदा था वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता और तुरंत ही अटैक कर देता है इनके सोल्जर्स के ऊपर और अपने आदमियों को भी कहता है कि आगे बढ़ो और इन सभी को ख़त्म कर डालो। वो सारे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे थे, लेकिन कोई तो उन्हें सिर्फ एक ही अटैक के अंदर ख़त्म कर डालता है। अंकल ले ही देखते हैं कि सामने तो एक सोड है जो कि खून से लथपथ है। जिसके बाद वो देखते हैं कि ये तो लुओ फेंग ही है जो कि आगे जाके खड़ा हो गया है। वो अपने हेलमेट को पहन लेता और उसके बाद
साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो टीम लीडर आगे बढ़ता है, अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके चारों ही डायरेक्शन से अपने आदमियों से लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर पा रहा था, तभी लुओ फेंग एक स्माइल पास करता है, जिसके बाद वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन सभी को खत्म कर डालता है। और यहाँ पर पता भी नहीं चलता कि कितने ही लोगों को लुओ फेंग ने पलक झपकने से ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग पलट कर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि नाके को तो ये देखकर हैरान था कि उसने अभी अपना एरो भी शूट नहीं किया था, और यहाँ पर लुओ फेंग ने इन सभी को ख़त्म कर डाला। तभी वो लुओ फेंग से एक बार फिर से इम्प्रेस हो जाता है और कह रहा था कि ब्रदर फेंग, तो ये तुम ही थे जिसने यहाँ पर टीम 13X को ऐसे ही ख़त्म कर डाला और पहले भी हमको बचाया। सारे ही वॉरियर्स तो अभी फ़िलहाल लुओ फेंग को देख के यही कह रहे होते हैं कि हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये जो यंग मैन है वो एक हीरो है जो कि इतनी सारी पावर को अपने अंदर कंटेन करता है। साथ ही मिस्टर ले भी यही कह रहे थे कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसने सारे ही लोगों को ख़त्म कर दिया है, इवन वो फाइट बैक तक नहीं कर पाए। वाकई में मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड था, जो कि मैं यहाँ पर ये नहीं समझ पाया कि मागरो के ऊपर अटैक करने वाला लड़का ये खुद ही था। जिसके बाद लुओ फेंग अपनी सोर्ड को रख लेता और बाकी सारे लोग भी लुओ फेंग की तारीफ करने लगे थे। और यहाँ पर नाके भी कह रहा होता है कि वाकई में तुम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी फैमिली की तरफ लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि वो भी तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, क्योंकि तुम तो एक हीरो हो, प्लीज़ हमें ये मौका दो। जिसके बाद लुओ फेंग भी खुश होकर इनकी तरफ को देख रहा था और यहाँ पर नाके भी उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा। वो यहाँ पर लुओ फेंग से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, इसलिए तुरंत ही अंकल ले आकर उसको रोकते हैं और साथ ही कह रहे थे कि तुमने उस पूरी की पूरी टीम को ख़त्म कर डाला है, तो ये लो उनके पास से मिले हुए आइटम, तुम देख लो तुम्हें इसमें से क्या चाहिए। लुओ फेंग तभी उन सभी को देखता है तो उन सभी में से लुओ फेंग को एक क्रिस्टल के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर एक स्क्रोल था, श्वेलुओ क्रिस्टल। जिसके बाद लुओ फेंग इसको देख रहा होता और कह रहा था कि लग रहा है कि श्वेलुओ क्रिस्टल के बारे में मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है, ये बैटल तो वर्थ इट रहा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब फिलहाल यही डिसाइड करता है कि वो नाके के साथ में ही आगे बढ़ेगा और देखेगा कि आगे आखिर क्या क्या हो सकता है। नाके भी काफ़ी ज़्यादा खुश था लुओ फेंग को अपने घर की तरफ लेकर जाते हुए। लुओ फेंग अभी फ़िलहाल उसी स्क्रोल को देख रहा होता और कह रहा था कि श्वेलुओ क्रिस्टल, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और भी ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है, मैं इसके बारे में जानूं, क्योंकि अभी तक तो ये जो श्वेलुओ क्रिस्टल होता है, जो भी इसका इस्तेमाल करता है उसकी एबिलिटी जो होती है और उसकी पावर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन यहाँ पर जो इमोर्टल पैलेस है उसके अंदर भी उसको हाईएस्ट अथॉरिटी दी जाती है। इवन ओकेजनली ये जो क्रिस्टल होता है वो किसी को दिया जाता है इस जगह पर, और वही बंदा अगर उसे ऑब्जर्व कर लेता है तो इमोर्टल पैलेस के अंदर उसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। साथ ही यहाँ पर वही बंदा रूल करता है सिटी को भी। जिसके बाद लुओ फेंग को इस श्वेलुओ क्रिस्टल की जो एक्सट्रीमली रेयरनेस थी उसके बारे में पता चल चुका था, लेकिन लुओ फेंग को ये भी पता चलता है कि इस क्रिस्टल को एब्जॉर्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि इसे एब्जॉर्व कर पाना तो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस भी होती है। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि इवन सिर्फ गिनती के 2-3 लोग ही इस श्वेलुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्व कर पाए हैं, और जो भी इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं उन्हें टाइटल दिया जाता है ब्लड वॉरियर का। एक वॉरियर इसे एक बार में एब्जॉर्व कर लेता है तो उसे लेजेंड कहा जाता है, और सक्सेस रेट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो भी है। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी के सभी लोग काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहे थे, तभी नाके कह रहा होता है कि यांग यांग सिटी बहुत ही ज़्यादा करीब है, अब हम उसकी तरफ को ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तभी अंकल ले उसे थोड़ा केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, तो लुओ फेंग भी कह रहा था कि आखिर इस श्वेलुओ क्रिस्टल के बारे में इतना ज़्यादा स्पेशल आखिर है क्या। उम्मीद करता हूँ कि यांग यांग सिटी के अंदर जाके मुझे आंसर मिल ही जाएगा। जिसके बाद ये लोग यांग यांग सिटी के अंदर आ जाते हैं, और जैसे ही यांग यांग सिटी के अंदर ये आते हैं तो लुओ फेंग इस जगह की क्रूरता को देखता है, जहाँ पर कोई भी पावरफुल लोग वीक लोगों को इजीली डोमिनेट कर पा रहे थे। लोग एक दूसरे से उनका सामान छीन रहे थे और कमज़ोरों को तो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। ये चीज़ देख के लुओ फेंग को थोड़ा बुरा भी लगता है इन कमज़ोर लोगों के लिए कि आखिर किस तरीके से इनके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ
फेंग आ जाता है इस जगह के लॉर्ड के पास, यानी कि नाके के फादर। तभी नाके के फादर अपने बेटे से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे थे कि बेटा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम ऐसे ज़िंदा वापस आ गए हो। तभी यहाँ पर नाके अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाता है लुओ फेंग को। तो वो कह रहे होते हैं कि मैं नाके का फादर हूँ, मेरा नाम नाबू है और हेड भी हूँ इस फैमिली का। मुझे तुमसे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है और साथ ही मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी बेटे की जान भी बचाई। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो लुओ फेंग के इतने स्वीट जेस्टर को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। लुओ फेंग को इन्वाइट करते हैं खाने पे और कह रहे थे कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताओ। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि वैसे वो जो आर्मर था जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे कि आखिर वो था क्या। तभी वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। साथ ही नाके भी कह रहा होता है कि तुम्हें सच में उसके बारे में नहीं पता। बबाता कहती है कि लुओ फेंग अब तुम एक्सपोज होने वाले हो। तभी यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि लुओ फेंग को उस आर्मर के बारे में पता ही नहीं है। और तभी यहाँ पर जो मिस्टर नाबू होते हैं वो ये कहने लगे थे कि ब्रदर फेंग, आप एक कल्टिवेटर हैं और शायद बाहर की जगह से आए हैं, शायद इसी वजह से आपको नहीं पता होगा इस आर्मर के बारे में। वैसे इस जगह पर जो भी लोग आते हैं उन्हें यहाँ की एंशिएंट बैटल फील्ड के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि वो जो जगह है वो बस एक एंशिएंट बैटल फील्ड। लेकिन क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इस वजह से मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ब्रदर, मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या आप एक एलियन हो। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ। लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग के बारे में उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि लुओ फेंग अगर कोई बुरा इंसान होता तो वो उनके बेटे को नहीं बचाता। इसकी वजह से वो उसे बताने लग जाते हैं कि हेवन लेवल का जो वॉरियर होता है श्योलो कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ब्रेक थ्रू कर सकता है 18 लेयर्स ऑफ क्लाउड के अंदर। और जैसे ही वो इस जगह से ब्रेक थ्रू करता है तो यहाँ पर वो स्पेस के अंदर भी फ्लाई कर सकता है। लेकिन बाहर के जो एलियंस हैं वो उनको ख़त्म कर देते हैं। ये बताते साथ ही उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता और कह रहे थे कि एक बार की बात है कि एलियन इस जगह पर आ गए और उन्होंने यहाँ पर हमारे इमोर्टल गोल्ड आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले भी किए। वो तो यहाँ पर खुलेआम तबाही मचा रहे थे और हमारे ढेर सारे वॉरियर्स को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली हम उन्हें यहाँ से भगाने में कामयाब रहे। तभी बबाता बता रही होती है कि लुओ फेंग, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना एलियंस के लिए तो इनका प्लेनेट बस एक सब्जेक्ट ही है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर नाबू बता रहे होते हैं कि वैसे इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल वेपन भी है एंड ये जो आर्मर है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर है जो कि एंशिएंट गॉड्स रूइन के अंदर पाया जाता है। वैसे वो जगह फील्ड है हेवी ईवल फॉग से, जिसकी वजह से अब तक जो भी वो वॉरियर उस जगह पर जाता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो फ़िलहाल उस जगह से नहीं निकल पाता। तभी नाके भी कह रहा होता है कि और क्रिस्टल को एब्जॉर्व करना ज़्यादा आसान है अगर मैं सही बात बताऊं तो। लेकिन उस जगह पर काफ़ी सारे लोग गए हैं कल्टीवेट करने के लिए उस रूइन के अंदर। लेकिन श्वेलो क्रिस्टल जो है वो एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से। फ़िलहाल तो हम भी नहीं समझ पाए कि आखिर वो आया कहाँ से है और किस चीज़ से बना है। लेकिन उसके अंदर कुछ मैजिकल अफेक्ट हैं जो भी जिसकी बॉडी के अंदर भी जाएंगे वो वॉरियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। हमारे श्योलो कॉन्टिनेंट के अंदर हर एक वॉरियर क्रेव करता है श्योलो क्रिस्टल को एब्जॉर्व करने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब है कि कोई भी उसे अभी तक एब्जॉर्व नहीं कर पाया है। वैसे तो तुम्हें एंशिएंट गॉड रूइन के अंदर ही जाना चाहिए। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि वैसे श्वेलो क्रिस्टल जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, वाकई में इसको हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तभी वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल इमोर्टल पैलेस का के अंदर भी यहाँ पर कुछ क्रिस्टल मौजूद हैं जो कि ओकेशनली वो सिटीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। वैसे यांग यांग सिटी जो है यहाँ का सिर्फ एक ही सिटी लॉर्ड है और यहाँ पर जो अदर वर्ल्ड की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर लेवल के वॉरियर्स हैं, जिसकी वजह से उस जगह को श्वेलो क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा रेयरली मिल पाता है। यांग यांग सिटी के अंदर जो होली लॉर्ड हैं वो यहाँ पर शिफैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर चुनियो फैमिली जो है वो भी रिचेस्ट मर्चेंट फैमिली है, जिसकी वजह से इन दोनों फैमिलीज़ को ये जो क्रिस्टल है वो मिल पाया है, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता। तभी लुओ फेंग इसके बारे में सोचने लगा था और अब फिलहाल यहाँ पर लुओ फेंग चुनियो मेंशन के बारे में सोच रहा होता है। लुओ फेंग अब चुनियो मेंशन के अंदर ही आ जाता और वो कह रहा था कि वैसे शिफैंग फैमिली जो है वो यहाँ पर काफ़ी पावरफुल है क्योंकि यहाँ पर उनके पास में एक डोमेन लेवल का जो मास्टर है। लेकिन अगर मैं समझता हूँ तो यहाँ से क्रिस्टल हासिल करना मेरे लिए थोड़ा आसान है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा कड़े पहरे में इस जगह पर आ गया था और कह रहा होता है कि वैसे चुनियो फैमिली के अंदर जो है वो सुप्रीम लेवल के मास्टर भी हैं
और स्ट्रॉन्ग डोमेन लॉर्ड भी हैं और साथ ही यहाँ का जो हेड है वो यहाँ यूनिवर्स लेवल पर है। लुओ फेंग इस जगह पर आ गया था और कह रहा था कि इस जगह पर शुएलियो क्रिस्टल को ढूंढना काफ़ी आसान मेरे लिए रहेगा। और लुओ फेंग धीरे धीरे करके इस जगह से दूसरी तरफ को भी जा रहा होता है। हालांकि क्योंकि पहरा बहुत ज़्यादा था लोगों का, इसकी वजह से लुओ फेंग सोच रहा होता है कि ऐसे नहीं जाकर वो अपनी दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि यहाँ पर तो ढेर सारे यूनिवर्स लेवल के वॉरियर भी हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ। और लुओ फेंग मोका क्लैन के श्रीजर का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता था। लुओ फेंग एक फिश की फॉर्म ले लेता है, उसके बाद एक दूसरी फॉर्म लेके वो यहाँ के हेड मिस्टर यू के पीछे पहुंच जाता है। और जैसे ही मिस्टर यू उसे अकेला मिलता है और मिस्टर यू को शक होता है यहाँ पर कोई तो है, तभी यहाँ पर जैसे ही वो पलट के देखते हैं तो यहाँ पर लुओ फेंग उन्हें हिप्नोटाइज कर लेता है और अब वो लुओ फेंग को ही अपना मास्टर कह रहे थे। जिसके बाद वो यहाँ पर लुओ फेंग के द्वारा कंट्रोल कर लिए गए थे और वो अब यहाँ पर लुओ फेंग को मिस्टर चूयू के पैलेस के पास ले आते हैं। जिसके बाद लॉर्ड चूयू अपने सामने खड़े हुए सारे लोगों को काफ़ी बुरे तरीके से पीछे हटाता है और बाकी सारे गार्ड्स भी घबरा गए थे। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अभी तक स्टिल खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर मिस्टर चूयू पूछते हैं कि मिस्टर यू आखिर तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। लेकिन मिस्टर यू तो ऑलरेडी पहले से ही हिप्नोटाइज्ड था अपने लुओ फेंग के द्वारा और साथ ही दो और गार्ड भी मिस्टर चूयू के पास में आ जाते हैं। तभी लुओ फेंग समझ जाता है कि अब यहाँ पर सीधे तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर कह रहा था कि मुझे डर है कि मैं एक्सपोज होने वाला हूँ और अब यहाँ पर मुझे एक्शन लेना ही होगा। लुओ फेंग तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और आसपास मौजूद लोगों के ऊपर धीरे से अटैक कर देता है। और ये अटैक करने के बाद यहाँ पर उसकी स्पीड को देखने के बाद लुओ फेंग ने 300 पर्सनल गार्ड को ऐसे ही यहाँ पर अटैक कर दिया था। हालांकि इसके अंदर 9 यूनिवर्स लेवल के शेडो गार्ड्स भी थे जो कि प्रोटेक्ट कर रहे थे मिस्टर चूयू को। लेकिन फिर भी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी तुम मेरा कोई मैच नहीं हो। इवन यहाँ पर लुओ फेंग ने इन सारे गार्ड्स को इस तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया था कि वो खुद ही खुद की जान ले रहे होते हैं। मिस्टर चूयू अपने सामने देखता है कि सारे ही गार्ड्स ने क्या कर लिया है। तभी लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अगले ही पल यहाँ पर लुओ फेंग ने मिस्टर चूयू के ऊपर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था। तभी हमें रूम के अंदर एक और मास्टर दिखाए जाते हैं जिन्हें इसके बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर लुओ फेंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि इस मास्टर का नाम चूयू ताओ है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो मास्टर चूयू ताओ थे वो तुरंत ही पहुँच जाते हैं बाहर की तरफ को देखने के लिए। तभी लुओ फेंग जो था उसने यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दिया था और जैसे ही यहाँ पर ये मास्टर चुन्यू ताओ वहाँ पर आते हैं तभी उन्होंने मिस्टर यू को पकड़ लिया था और उससे पूछ रहे होते हैं कि बताओ मुझे आखिर वो कौन था। लेकिन यहाँ पर वो वेल ऑलरेडी कंट्रोल्ड होते हैं लुओ फेंग के द्वारा, तो वो कुछ भी नहीं बताते जिसकी वजह से मास्टर चुनियो ताओ तुरंत ही यहाँ पर उस बंदे को ख़त्म करते हैं और बाकी सारे जो गार्ड्स थे उनकी ऑलरेडी हालत ख़राब हो चुकी थी। कुछ और लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं सुप्रीम मास्टर को देख के और अब सुप्रीम मास्टर ताओ सभी से कहता है कि आखिर आज यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन किसी भी गार्ड को कुछ नहीं पता होता क्योंकि ऑलरेडी जिन भी गार्ड्स को इसके बारे में पता था लुओ फेंग ने उन सभी को ऑलरेडी ख़त्म कर डाला था। अब यहाँ पर बाकी सारे गार्ड्स भी काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि अगर वो मास्टर ताओ को सच्चाई नहीं बताएंगे तो फिर इससे तो यहाँ पर मास्टर ताओ उनको ही ख़त्म कर डालेंगे। तभी यहाँ पर मास्टर ताओ कह रहे होते हैं कि तुम आगे आओ और वो तुरंत ही एक गार्ड को पकड़ लेते हैं उसकी नेक से और फिर उससे पूछने लगे थे कि मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और कह रहा होता है कि मुझे तो बस इतना ही याद है कि मिस्टर यू एक आदमी को अपने साथ लेकर आए थे और उसने एक ब्लैक रोब पहन रखा था। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर ताओ और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो तुरंत ही उस बंदे को सभी गार्ड्स के सामने ख़त्म कर देते हैं और कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ और मेरे लिए ढूंढ कर लेके आओ उस पर्सन को और वो ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लो। तभी यहाँ पर वो लोग ये कह रहे थे कि मास्टर हमारे ऊपर मर्सी शो करें, हम उसे ढूंढ लेंगे। उस पर्सन का फेस थोड़ा ब्लर था जिसकी वजह से हम उसे देख नहीं पाए।
तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि अच्छा। और वो खुद भी ये सोच रहे थे कि इस पर्सन की जो स्पिरिट एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से उसने आसपास के लोगों को काफ़ी आराम से कंट्रोल कर लिया था। और अब वो कह रहे होते हैं आओ जाके यांग यांग सिटी के अंदर फैल जाओ और हर किसी से पूछो कि आखिर वो पर्सन कहाँ है, क्योंकि अब उसे मेरे हाथों से ख़त्म होना होगा। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर इस बंदे को पकड़ के ले आया था। मास्टर चुनियों के पास में जो स्पेस रखा हुआ होता है वो तुरंत ही उससे छीन लेता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी यहाँ पर लुओ फेंग अब यहाँ पर इसी स्पेस बेंगल को देख रहा होता और कह रहा था कि बताओ तुम्हारे पास कितने क्रिस्टल हैं। तभी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन अब जब लुओ फेंग उसको कंट्रोल कर लेता है तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अब उससे पूछने लगा था और अब वो लुओ फेंग को अपना मास्टर समझने लग जाता और कह रहा था कि जो हमारे सुप्रीम मास्टर हैं उनके पास में सिर्फ एक ही है और यहाँ पर वो उसे अभी तक एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाए हैं, वरना तो जो उनकी पावर है शिफेंग शियोंग जो है वो भी इसको रेसिस्ट नहीं कर सकता और उसके बाद वो सिटी लॉर्ड भी बन जाएंगे। हालांकि शिफेंग शियोंग जो है वो उनका एक लूजर ब्रदर है और साथ ही शिफेंग जैन के पास में भी एक और क्रिस्टल मौजूद है। एक बार उसने मुझे दिखाया भी था जब हम लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। शियोलियो क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपने ब्रदर को बस एक दिया है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि ठीक है। जिसके बाद वो उसके माइंड को कंट्रोल करता है और कह रहा था कि ठीक है, मुझे शिफेंग जैन से ही सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। और लुओ फेंग उसको वहीं पर अपने पास में रख लेता है। जिसके बाद हमें वापस से उसी कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वॉरियर्स थे वो ब्लड ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें वो दोनों ही भाई दिखाए जाते हैं जिसका नाम शिफेंग जैन और साथ ही शिफेंग शियोंग था। तभी शिफेंग शियोंग को देखते हैं जो कि अपने भाई को देख के कह रहा होता है कि आखिर ओल्ड मैन चुनियो ताओ को क्या हो गया है, वो इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं। तभी यहाँ पर वो जो बंदा था जिसने ये सब कुछ देख लिया था वो आस पास देख रहा होता है। तभी दोनों ही ब्रदर्स कह रहे होते हैं कि पहली बार वो इतना ज़्यादा पिस्ड ऑफ हुए हैं किसी चीज़ से, इससे पहले तो हमने उन्हें कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। तभी इसके बाद वो कह रहा होता है कि लग रहा है कि ये मामला क्रिस्टल से रिलेटेड है और कह रहा होता है कि आखिर तुम कब उसे एब्जॉर्व करोगे और सिटी लॉर्ड बनोगे। दूसरी तरफ सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ ही काफ़ी ज़्यादा क्रुएलिटी मची पड़ी थी, क्योंकि मास्टर के ऑर्डर के अनुसार इन्हें हर एक लोगों से पूछना था। इस वजह से गार्ड काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और डरे हुए भी थे, क्योंकि अगर वो जल्द से जल्द इसके बारे में मास्टर को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी जान भी बहुत ही आसानी से चली जाएगी। जिसके बाद ये दोनों ही भाई आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि उस रात मुझे पता है कि कोई स्पेशल एनवी वहाँ पर आया है और साथ ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इमोर्टल पैलेस से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा ट्रबल यहाँ पर होएगा। कह रहा होता है कि जैन तुम यहीं रुको और आसपास की चीज़ों को हैंडल कर लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जैन यहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक है तुम चले जाओ। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग आपस में इसके बारे में ही बात कर रहे थे और कह रहे थे कि चिनियो फैमिली के अंदर कुछ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि उस क्रिस्टल को हासिल करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रबल क्रिएट करने वाला है। और यहाँ पर शिफेंग फैमिली जो है उन्होंने तो ऑलरेडी अपने लोगों को लगा दिया है काम पर। यहाँ से ढेर सारे लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बीस्ट के ऊपर सवार होके यहाँ पर कुछ तो लोग आगे जा रहे थे। तभी ये सारे के सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि हमें तो बिलीव नहीं हो रहा कि ये जो चुनियो चांग है उसको किडनैप कर लिया गया है। आखिर किसने उसको किडनैप किया होगा, आखिर कौन ऐसा हो सकता है। ये सारे के सारे लुओ फेंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी लुओ फेंग नोटिस करता है कि इस बीस्ट के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो टियर 9 के यूनिवर्स लेवल पे है और बाकी सारे लोग यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो बंदा ड्रिंक करता हुआ जा रहा था और साथ ही वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। वो अपने जर्नल से कह रहा होता है कि वो बंदा चुनियो चोंग को ख़त्म करने के बाद शायद यहाँ से चला गया है, लेकिन तभी वो जो उस बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ बंदा था वो उसे ख़त्म कर देता है और साथ ही आसपास खड़े हुए लोगों में से वो किसी को चुन रहा था। तभी लुओ फेंग के ऊपर उसकी नज़र पड़ जाती है और कह रहा था कि मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, ये पावरफुल भी लगता है, इसको पकड़ लो। जिसके बाद वो ढेर सारे लोगों को ऐसे ही पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। लुओ फेंग को भी पकड़ लिया जाता है। लुओ फेंग जानबूझकर अरेस्ट होकर इसके पीछे ही जा रहा था देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर
पर और क्या क्या हो सकता है। लुओ फेंग यहाँ पर कह रहा होता है कि शिफेंग जैन तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो इस मामले में, जिसके बाद सारे लोग देख रहे थे कि ये तो अपनी पलटन को यहाँ से लेकर चला गया है। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर लुओ फेंग को लेके आया गया होता है एक जेल के अंदर, और वहाँ पर ढेर सारे लोग और भी एक एक करके आते जा रहे थे। इन लोगों की जान ली जा रही होती है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और कह रहे थे कि जब भी शिफेंग जेन बाहर जाता है लोगों को पकड़ने के लिए वो यही करता है, और यहाँ पर उसने मुझे भी पकड़ लिया था। पिछली बार भी यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मैंने यहाँ पर कितना ज़्यादा टॉर्चर सहा है, मैंने उसे इतने सारे पैसे भी दिए, उसके बावजूद भी उसने मेरे साथ ये किया है, और अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं आखिर कैसे इस जगह से बाहर निकलूं। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग को समझ में आ जाता है कि असल में ये जो बंदा है ये भी कुछ कम नहीं है शिफेंग जोंग से, तो जिसकी वजह से लुओ फेंग डिसाइड करता है कि अब तो इस बंदे को सबक सिखाना ही होगा। तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जो कि एक बंदे को और वहीं पर फेंक देते हैं। तभी लुओ फेंग यहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि अब तो उसने डिसाइड कर ही लिया है। तभी यहाँ पर मौजूद वो उन गार्ड्स से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से बात करनी है। वो गार्ड पहले तो इस चीज़ के लिए नहीं मानते, लेकिन तभी लुओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी कंट्रोल कर लेता है, जिससे कि वो यहाँ पर लुओ फेंग के पूरे ही कंट्रोल में आ चुके थे और कह रहे होते हैं कि ठीक है हमारे साथ चलो। ये देखने के बाद तो वो बाकी सारे गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और सोच रहे थे कि आखिर सडनली क्या हो गया है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा शिफेंग जैन होता है वो यहाँ पर पता कर लेता है कि लुओ फेंग आ रहा है। वो जैसे ही पलटता है लुओ फेंग उसको बहुत बुरे तरीके से हिट कर देता है वॉल के अंदर, और स्वॉर्ड लेके लुओ फेंग उसके पास ही चला गया था। जिसके बाद कह रहा होता है कि जनरल शिफेंग आखिर आप कैसे हैं। तभी वो कह रहा होता है तो क्या तुमने ही शिफेंग चोंग को किडनैप किया है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे 10 श्यूए लुओ क्रिस्टल चाहिए, वो मेरे हवाले कर दो। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कह रहा होता है कि 10 क्रिस्टल तो मेरे पास में है भी नहीं, मेरे ब्रदर के पास में भी नहीं होंगे, मेरे पास बस एक ही है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। लेकिन तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मुझे 10 क्रिस्टल्स चाहिए। तभी वो डर जाता और कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपने ब्रदर को बुला लेता हूँ। और तभी काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है कि ब्रदर यहाँ जाओ, लेकिन उसके चिल्लाने का भी कुछ भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि यहाँ पर लुओ फेंग उसके सामने ही खड़ा था और उसने एक बैरियर लगा दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ उस बैरियर से बाहर ही नहीं जा पाती। और अब लुओ फेंग को उसकी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उसको उसकी नेक से पकड़ लेता है। हालांकि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन लुओ फेंग उसे पलक झपकते ही बहुत ही ज़्यादा क्रुएलिटी के साथ में वहीं पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद लुओ फेंग यहाँ पर तलाश करता है कि आखिर उसे उसके पास से क्रिस्टल मिलेंगे या नहीं। तभी उसे वो ब्रेसलेट मिल जाता है जिसे लुओ फेंग अपने पास में रखता है और देखने लगा था कि यहाँ तो इसके अंदर से कोई क्रिस्टल निकला ही नहीं है। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि मुझे उस स्टोन को देखना चाहिए। तभी वो रखे हुए उस स्टोन को उठाकर देखता है तो उसके अंदर से उसे श्योर लुओ क्रिस्टल दिख जाता है। जिसके बाद लुओ फेंग काफ़ी खुश था और उस क्रिस्टल को देख रहा होता है जो कि आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करने लगा था और अब वो यहाँ पर कभी भी एक्सपोर्ट हो सकता था। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर की एनर्जी कभी भी बर्स्ट कर सकती है, तो मुझे यहाँ पर इसे जल्द से जल्द एब्जॉर्व कर लेना चाहिए। जिसके बाद लुओ फेंग इसका फर्स्ट लेवल पूरा करने में कामयाब हो जाएगा और कह रहा होता है कि मेरा फर्स्ट क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर किसी को नहीं पता चलेगा कि शिफेंग जैंग किस तरीके से डेड हुआ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अब फिलहाल यहाँ से जाने के लिए एकदम ही रेडी था। इससे पहले यहाँ पर मौजूद सारे ही कैदियों को लुओ फेंग यहाँ से आज़ाद कर देता है क्योंकि वो बेचारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस जगह पर कर रहे थे। वो तो तभी वहाँ से उठकर भाग जाते हैं अपने साथियों के साथ में। लुओ फेंग जो कि अब काफ़ी ज़्यादा हाई पर आ चुका था इस काय के, वो कह रहा होता है कि अब मुझे इसे एब्जॉर्व कर लेना चाहिए। वो तुरंत ही अपने हाथ में एक कट लगाता है, जिसके बाद उस कट के साथ में जाके वो श्वे लुओ क्रिस्टल जो था वो मर्ज हो जाता, उसकी बॉडी के अंदर चला गया था। धीरे धीरे करके लुओ फेंग के फेस के ऊपर हमें कुछ अजीब से न्यू सिंबल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये एनर्जी लुओ फेंग की बॉडी के अंदर पूरे तरीके से ऐड होकर उसके डीएनए के साथ मर्ज होती है। तभी लुओ फेंग चिल्लाता है क्योंकि वो अनलिमिटेड पेन को एक्सपीरियंस कर रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दो वॉरियर्स थे जो कि यहाँ पर किसी के पास आए थे और वो तभी कह रहे होते हैं कि जो चुनियो फैमिली की प्रॉब्लम है हमें इसे सॉल्व करना होगा।
शिफैंग जैन का जो भाई था वो कह रहा होता है कि अगर इमॉर्टल पैलेस ऐसा करना चाहता है तो भला हम इसे कैसे रोक सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो आप जाएं। तभी वो दोनों ही बंदे वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो वॉरियर वहाँ से निकल के जाते हैं तभी शिफैंग के भाई को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ। इस यांग यांग सिटी के अंदर जो होने वाला है वो फिलहाल किसी को नहीं पता। तभी लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दर्द को एक्सपीरियंस कर रहा था। तभी उसकी बॉडी के अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर की तरफ को रिलीज होती है। उसकी बॉडी के हर एक चीज, हर एक ऑर्गन के अंदर जाके श्वेलुओ क्रिस्टल जो था वो मर्ज हो रहा होता है। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ भी मर्ज हो रहा था कहीं ना कहीं। और लुओ फैंग की जो स्पिरिट एनर्जी होती है वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उसकी बॉडी पे। और फाइनली जाके यहाँ पर लुओ फैंग कहता है कि आखिर क्या है इस क्रिस्टल के बारे में इतना ज़्यादा स्पेशल जिसे मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद लुओ फेंग एक लास्ट में और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में चिल्लाता है। और जैसे ही लुओ फेंग इस बार चिल्लाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो सिंबल थे वो शाइन करने लगे थे। लुओ फेंग काफ़ी लाइट फील कर रहा होता है क्योंकि उसने अपना फर्स्ट क्रिस्टल जो था वो अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीटली मर्ज कर लिया होता है जिससे कि उसे एक न्यू एनर्जी मिलती है। और उसकी बॉडी के जो सेल्स वगैरह थे वो भी पूरे तरीके से चेंज हो चुके होते हैं जिससे कि अब लुओ फेंग अल्टीमेट पावर को हासिल कर चुका था। और उसकी जो बॉडी होती है वो भी चेंज हो चुकी थी जिसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग अब और भी ज़्यादा डैशिंग नज़र आ रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अब चेक करने लगा था कि आखिर उसे अब कितनी पावर मिल गई है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग जो था वो अपनी पावर को टेस्ट करके देखने लगा होता है कि आखिर वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और ये चीज़ देखकर लुओ फेंग खुद भी शॉक्ड हो जाता है कि उसकी पावर सिर्फ एक शियोलोंग क्रिस्टल को कंज्यूम करने से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है। और यहाँ पर लुओ फेंग काफ़ी इम्प्रेस्ड भी था इस क्रिस्टल के कमाल को देखकर। लेकिन अब लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर मेरी बॉडी जो है वो 20 to 30% इम्प्रूव भी हो गई है इस श्वेलुओ क्रिस्टल को कंज्यूम करने के बाद। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो शिफेंग शियोंग का है। जिसके बाद लुओ फेंग शिफेंग शियोंग को भी ख़त्म करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शिफेंग शियोंग को देखते हैं जो कि फ़िलहाल बैठा हुआ था और इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी हो गया होता है कि रिसेंटली इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उससे कुछ अजीब सा फील होता है और उसके इंटेंशन एकदम ही सही थी। वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो लुओ फेंग है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ को देखता है तो लुओ फेंग तो झटके से एकदम वहाँ पर आ गया था और उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। वो तभी अपनी दोनों ही एक्स को निकाल लेता है लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बन चुका होता है। और अब यहाँ पर लुओ फेंग भी एक अटैक के अंदर ही इस बंदे शियोंग की हालत ख़राब कर रहा होता है। लेकिन शियोंग भी कुछ कम नहीं था, वो भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता है और जब वो एक अटैक करता है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर लाइटनिंग रिलीज़ होती है। इसे देखने के बाद तो वो मास्टर और सिटी के बाकी सारे लोग भी हैरान थे। हालांकि तभी लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल अभी भी स्टिल ऐसे ही खड़ा हुआ था और उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तभी यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि Tier 2 डोमेन लोड लेवल और लग रहा है कि लेवल 9 का डोमेन स्किल इसके पास में है। इसका मतलब ये बंदा कुछ कम नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग इस बार अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का भी इस्तेमाल करता है और इसके बाद लुओ फेंग स्माइल करता है एज ऑलवेज क्योंकि जिस डोमेन के अंदर लुओ फेंग कैद हो चुका था अब उसको ब्रेक करना लुओ फेंग के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी। जैसा वो सोचता है वैसा कर भी डालता है। जिसके बाद वो उस डोमेन से आज़ाद हो गया था और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन शियोंग उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक करता है बट लुओ फेंग उस अटैक से भी बच जाता है और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अटैक कर रहा होता है इस बंदे के ऊपर। स्काई स्लैश नाम का एक अटैक लुओ फेंग थ्रो करता है और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि शियोंग उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लुओ फेंग के सामने टिक नहीं पाता। दोनों के ही बराबर का मुकाबला हो रहा था स्लैश के मुकाबले में। तो जिसके बाद यहाँ पर वो लुओ फेंग से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्पीड के मुकाबले में तुम मुझसे जीत सकते हो।
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जिसके बाद तुरंत ही उसके ऊपर एक बार फिर स्पीड के साथ लगातार काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और उसके बाद फिर थोड़ा स्काई की तरफ को उठता हुआ चला गया था। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग के ढेर सारे क्लोन्स यहाँ पर आ जाते हैं और चारों ही तरफ से ये जो बंदा था लुओ फेंग के क्लोन से घिर चुका होता है। शियोंग को अब समझ में आ गया था कि उसने काफ़ी बड़ा सा पंगा ले लिया है लुओ फेंग से और अब उसे पछतावा भी हो रहा होता है इस बात का। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये बंदा वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो तुरंत ही यहाँ पर अपने पैर को हिट करता है, जिसके बाद फ्लोर से हिट होने पर उसने ढेर सारी थंडर को एक बार फिर से समन कर लिया था। वो काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहा होता है। लुओ फेंग भी इस चीज़ को देखकर शॉक्ड था और कह रहा होता है कि भले ही कितना ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तभी वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करके यहाँ से चला जाऊँगा, तुम मुझसे छुपने की कोशिश कितनी ही कर लो। जिसके बाद लुओ फेंग को भी गुस्सा आ गया था उसकी इस हरकत के ऊपर और लुओ फेंग भी इसको ख़त्म करने का डिसाइड कर लेता है। जिसके बाद शियोंग कह रहा होता है कि अभी देखो तुमने मेरे वेपन को देखा ही तो नहीं है। जिसके बाद लुओ फेंग के ऊपर धड़ाधड़ अटैक कर रहा होता है चारों ही डायरेक्शन से और उसके पास में एक चक्र भी था जिसका इस्तेमाल वो कर रहा होता है लुओ फेंग के अगेंस्ट। लेकिन लुओ फेंग भी काफ़ी करेजियसली उससे फाइट करता और वो भी हटने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों ही काफ़ी स्पीड से फाइट कर रहे होते हैं कि इनकी स्पीड एक बार से देखी भी नहीं जा सकती जब तक यहाँ पर फाइट को स्लो नहीं करके दिखाया जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते ये जो मोमेंट था वो यहाँ पर काफ़ी इंटेंस हो चुका होता है। पहले ये लोग ऐसे ही फ्लोर पे फाइट कर रहे थे, फिर काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ के एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा शियोंग लुओ फेंग के ऊपर थोड़ा भारी तो पड़ रहा होता है। लुओ फेंग भी कह रहा होता है कि मेरी जो स्पिरिट एनर्जी है वो अल्टीमेट डोमेन लॉर्ड लेवल पर है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर स्पिरिट अटैक जो है वो उसे सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स के लिए रोक सकते हैं। और अब जब लुओ फेंग को ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर लुओ फेंग को इसका सामने से फ़ायदा भी उठाना था। जिसके चलते लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही लिमिटेड मोमेंट्स हैं इसको ख़त्म करने के। लुओ फेंग तेज़ी से आगे बढ़ता है और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसकी वीकनेस के ऊपर अटैक करने जा रहा था। लुओ फेंग उसकी नेक पे अटैक करता है, लेकिन तभी शियोंग मुस्कुराता है क्योंकि वो अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग को हंसते हुए पीछे हटा देता है लुओ फेंग की बॉडी के ऊपर अटैक करके। लुओ फेंग खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन इतनी देर में वो तुरंत ही जाकर खुद को संभालता। इस बंदे ने तो अपनी एक्स को भी रख लिया होता और सोच रहा था कि यहाँ पर वो लुओ फेंग को ख़त्म करने में कामयाब हो गया है, लेकिन असल में दरअसल ये उसकी गलत फहमी थी। वो लुओ फेंग की बॉडी को देख रहा होता है जो कि ऐसे ही ग्राउंड पे पड़ी हुई थी और कह रहा होता है कि ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, मुझे मज़ा भी आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम जो मेरे एनिमी थे तो इस वजह से तुम्हें ख़त्म होना ही पड़ा क्योंकि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो और अब मैं देखूंगा तुम्हें। जिसके बाद वो लुओ फेंग की बॉडी को पकड़ के उठा लेता है नेक से और उसके बाद उसके हेलमेट को भी तोड़ देता है। लेकिन तभी लुओ फेंग उससे कहता है कि सरप्राइज। जिसके बाद वो बंदा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके मुंह से ब्लड आने लगा था क्योंकि लुओ फेंग ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसके चेस्ट के अंदर ही अपनी स्वॉर्ड को उतार दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। लेकिन अब ये चीज़ जैसे तैसे या फिर कैसे भी हो, लेकिन तभी लुओ फेंग उसको कह रहा होता है कि तुमने अपनी पूरी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल किया था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तुम ये भूल गए थे कि यहाँ पर ये जो मेरी पावर है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। जिसके बाद वो बंदा वहीं ग्राउंड पर गिर जाता है और लुओ फेंग उससे कहता है कि तुम इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते कि मेरे अंदर क्या चीज़ भरी पड़ी है। जिसके बाद लुओ फेंग ने इस टारगेट को भी ख़त्म कर दिया था और अब लुओ फेंग के बारे में काफ़ी सारे लोगों को भी पता चल चुका होता है। तभी लुओ फेंग यहाँ पर उसके पास में रखे हुए उस बैंगल को भी निकाल लेता और कह रहा था कि शिफेंग शियोंग जो था वो वर्ल्ड लॉर्ड का फेवरेट डिसाइबल था। अब यहाँ पर वर्ल्ड लॉर्ड को भी इसके बारे में पता चल गया है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग को ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो बंदा इसने पहले ही अपने मास्टर को एक मैसेज भी भेज दिया था और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर ताओ था वो भी यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है कि लुओ फेंग को शिफेंग शियोंग के पास से 2
क्रिस्टल हासिल हुए हैं, जिसके चलते लुओ फेंग काफ़ी खुश है। लुओ फेंग भी इन क्रिस्टल को देख के खुश था और कह रहा होता है कि मैंने एक शुए लुओ क्रिस्टल को पहले ही एब्जॉर्व कर लिया है, अब बारी है इन बचे हुए दोनों को भी एब्जॉर्व करने की, जिससे कि मैं एक ब्लड वॉरियर बन जाऊंगा और साथ ही मैं अपनी इस क्वेस्ट को भी कंप्लीट भी कर लूंगा और उसके बाद में 100,000 पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि अब तो फिलहाल मेरी मौज आने वाली है। लेकिन इतनी देर में मिस्टर ताओ के बारे में लुओ फेंग को रियलाइजेशन हो जाती है कि कोई तो है जो कि उसके ऊपर दूर से कहीं नजरें बनाया हुआ है, और लुओ फेंग को पता चलता है कि ये तो दो इमोर्टल वॉरियर हैं जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। और साथ ही मिस्टर ताओ जो थे वो वहीं पर छुप जाते हैं, क्योंकि लुओ फेंग की जो स्किल थी उसे देखकर वो डर चुके थे और उन्हें समझ में आ गया था कि लुओ फेंग एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है, बेहतर यही रहेगा कि वो लुओ फेंग के सामने नहीं आए। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और टियर 9 के डोमेन लॉर्ड्स हैं। इन्होंने मुझे ऑलरेडी देख लिया है फाइट करते हुए, और अब यहाँ पर मेरी जो ट्रू फॉर्म है उसके बारे में भी इन्हें पता चल गया। और अगर ये जाकर बता देंगे किसी और को तो इससे तो मेरा ही नुकसान होने वाला है। जिसके चलते लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इन लोगों से भी डील करना ही होगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक मौका है, भले ही कितने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो अपनी सोड को वापस से अपने पास में रख लेता है और दोनों से कहता है कि तुम दोनों इमोर्टल से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम अगर फाइट करना चाहते हो तो फिर आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करूँगा। लेकिन तभी वो दोनों कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल, लग तो यही रहा इस मोमेंट पे, और कह रहे थे कि तुमने यहाँ पर हमारे जो लॉर्ड हैं उसके स्पेशल डिसाइबल को ख़त्म किया है, तो अब तो तुम्हें इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो तुरंत ही अपनी सोड लेकर निकालता है और कह रहा था कि लग रहा है कि अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। जिसके बाद लुओ फेंग भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए, और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि इन लोगों ने मेरे लिए कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं है, और अब जब तुम दोनों की इच्छा है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूं तो मैं ऐसा करूंगा भी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जिसके बाद वो क्लाउड्स के थ्रू होते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। लुओ फेंग ये भी कह रहा था कि इस बंदे ने अपनी ब्रेथ को हाइड करके रखा था, लेकिन अब ये ज़्यादा वर्क नहीं करी। जिसके बाद वो तुरंत ही आके लुओ फेंग के ऊपर सामने से एक अटैक करते हैं, वो भी धोखे से। लेकिन लुओ फेंग ने अपनी मोका टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था जो कि उसे मोका क्लैन से मिली थी, जिसकी वजह से लुओ फेंग यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ होता, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी फॉर्म को बदल के उसके पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये इमॉर्टल वॉरियर तो डर के मारे कांपने ही लगा था। लुओ फेंग नेक्स्ट ही पल उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन स्पीड के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। साथ ही उनके पास में जो आर्मर होता है वो एक प्रीमोडियल आर्मर था, जिसकी वजह से लुओ फेंग उनके ऊपर अटैक भी कर रहा था, तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता। और ये वॉरियर भी इस बात से खुश होते हैं और यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि अब वो लुओ फेंग को ख़त्म करवाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लुओ फेंग को पता है कि भले ही इनके पास में एक हाई रैंक का डिफेंस आर्मर है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी, जिससे कि लुओ फेंग उसका फ़ायदा उठा के इन्हें ख़त्म कर पाएगा। लुओ फेंग अपनी फिजिकल फॉर्म को भी लगातार चेंज करता जा रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा होता। लुओ फेंग कह रहा था कि ये इतना सही नहीं है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से लुओ फेंग उस इमोर्टल वॉरियर की बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले वही लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो लुओ फेंग को ख़त्म नहीं कर पाता। लुओ फेंग एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो वॉरियर थोड़ा डर ही गया था। लुओ फेंग फिर पीछे से आता और उसके ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन वो लुओ फेंग को देख लेता है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग वहीं पर फैल जाता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, और अब यहाँ पर धीरे धीरे करके वो उसके ऊपर हावी भी होने लगा था। ये इमॉर्टल वॉरियर जो था वो इसे देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रहा है और इसका अफेक्ट मेरे माइंड के ऊपर क्यों हो रहा है, जिससे कि आसपास भी काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है। और दोनों ही वॉरियर देख रहे थे कि आखिर ये हमारे आर्मर के थ्रू कैसे होते हुए हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन लुओ फेंग ने उसके ऊपर एक बार अटैक कर दिया था, जिसका साफ मतलब ये था कि लुओ फेंग अब इसके ऊपर एक बार फिर से भी अटैक कर सकता है, जिससे कि ये लोग थोड़े डर जाते हैं और कह रहे थे कि यंग मैन अब तुम हमसे डर के रहना। वो तुरंत ही एक ग्रीन कलर का डोमेन अपने आसपास लगा लेते हैं, और साथ ही आसपास कुछ और ग्रीन कलर की कुछ प्रीमोडियल डोमेन्स थी, जिनका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर इन क्यूब टाइप डोमेन के अंदर लुओ फेंग को कैद करना चाह रहे होते हैं। वो लुओ फेंग के ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन लुओ फेंग अपनी फॉर्म को चेंज करे जा रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी हेल्प
मिल रही होती है इन दोनों ही वॉरियर के जाल में वो नहीं फंस रहा था। वो दोनों ही वॉरियर काफ़ी ज़्यादा शार्प थे। मिस्टर ताओ वहीं से छिप छिप के देख रहे होते हैं और कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये स्पेशल एनवी जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर इन दोनों ही वॉरियर्स को वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली आखिर कैसे इन दोनों वॉरियर्स को एक साथ हैंडल कर पा रहा है, और साथ ही वो इनको कहीं ना कहीं इंजर्ड भी कर रहा है। मिस्टर ताओ तो वहीं पर छिपके खड़े थे और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। अब वो वॉरियर जो था वो लुओ फेंग के बेली के ऊपर भी अटैक करता है, बट अगेन लुओ फेंग की फिजिकल फॉर्म चेंज होने की वजह से लुओ फेंग को कुछ भी नहीं होता और एक बार फिर से लुओ फेंग खुद को ठीक कर लेता है, जिससे कि वो काफ़ी शॉक्ड में थे और कह रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उसका साथी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर डालो। तभी वो भी अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ता और काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग को उस डोमेन के अंदर कैद कर लेता है। लुओ फेंग को इस डोमेन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी वो दोनों हंसते हैं और उन्हें लग रहा था कि वो कामयाब हो चुके हैं लुओ फेंग के ऊपर अटैक करके उसको यहाँ पर कैद करने में। लेकिन एक बार फिर से लुओ फेंग की जो फिजिकल फॉर्म थी उसके चेंज होने का फ़ायदा लुओ फेंग को मिलता है और अब वो एक वॉरियर को जड़ से ही पकड़ लेता है, जिसके बाद तो अब वो उसकी हालत ख़राब कर देता है। लगातार उसके ऊपर का अटैक पे अटैक करे जा रहा था, जिससे कि मल्टीपल अटैक्स उसके कोर के ऊपर हिट होते हैं, जिससे कि यहाँ पर उसकी काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है। लुओ फेंग ने उसका कोर ढूंढ निकाला था और उसी के ऊपर लुओ फेंग अटैक करता है, जिससे कि वो डर रहा था और अपने साथी से कह रहा होता है कि मो प्लीज़ यहाँ और मेरी हेल्प करो, मैं काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया हूँ इस बंदे से। लेकिन उसका साथी भी अब लुओ फेंग से डर रहा था और वो खुद भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी लुओ फेंग उस बंदे को पकड़ता है और उस कोर के अंदर ही पूरे तरीके से जाकर समाने लग जाता है, जिससे कि उसका साथी भी डर गया था। लुओ फेंग उस कोर को ढूंढ के निकालता और उसे उसकी बॉडी के अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद लुओ फेंग बाहर आके खड़ा हो गया था और अब इस इमोर्टल वॉरियर का खेल ख़त्म कर दिया था लुओ फेंग ने। तभी वो दूसरा वाला इमोर्टल वॉरियर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लुओ फेंग अब उसे कैसे ही जाने दे सकता था। वो सामने से आके उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है और ये देखने के बाद तो वो बंदा भी हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे ये मेरे इस इमोर्टल आर्मर के ऊपर अटैक कर सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसे विश्वास भी नहीं हो रहा होता, लेकिन लुओ फेंग ने अब ऐसा कर दिया था। तभी वो लुओ फेंग से कह रहा होता है कि तुम भले ही कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते हो, जो कि अगेन उसकी एक गलत फहमी थी और लुओ फेंग उसकी उस गलत फहमी को ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर डालता है और कह रहा था कि अच्छा तो फिर ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं। और लुओ फेंग यहाँ पर उसको ख़त्म कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा जैसे ही ख़त्म होता है तो लुओ फेंग कहने लगा था कि लेकिन अभी कोई और भी बाकी है जिससे कि मुझे डील करना है। और यहाँ पर लुओ फेंग मिस्टर ताओ को भी देख लेता है, जिसके बाद तो वो डर जाते हैं और कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो डार्क में छिपा हुआ था और इतनी देर से मैं अपनी ब्रेथ को हाइड करके रखा हुआ था, तो भला कैसे ये हो गया, आखिर कैसे इस स्पेशल एनवी ने हमको ढूंढ लिया, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो साइड से लुओ फेंग को देख ही रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली लुओ फेंग तो उनके सामने ही आके खड़ा हो जाता और कह रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्या ही कर सकते हो जिससे कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। लुओ फेंग काफ़ी गुस्से में था। मिस्टर ताओ कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं सच में तुम्हें ख़त्म नहीं करना चाहता था, सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं थी। और वो ये सब कुछ झूठ भी इसलिए ही बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है लुओ फेंग को उन दोनों ही वॉरियर्स को ख़त्म करते हुए, तो लुओ फेंग भला उनको कैसे छोड़ सकता है। तभी वो लुओ फेंग उनसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आए थे उस सुप्रीम मास्टर चुनियू फैमिली के बिहाफ पे, है ना। तभी वो कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने शुएलियो क्रिस्टल उससे हासिल कर लिया है। हालांकि जो ताओ मास्टर था वो तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता और सोच रहा था कि वो लुओ फेंग की पकड़ से काफ़ी दूर निकल गया, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा दूर चला भी गया था। लेकिन पलक झपकते ही लुओ फेंग उसके पीछे जाता, उसकी लेग को पकड़ता और उसे इधर उधर घुमा के उसे काफ़ी दूर फेंक के मारता है उन इमारतों के अंदर, जिससे कि वो इमारतें भी टूटने लगी थी। अब लुओ फेंग उसको ऐसे ही पीटता हुआ जा रहा होता है, कभी कहीं उसको पीट रहा था तो कभी कहीं उसको फेंक के मार रहा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब फिलहाल लुओ फेंग ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर को ख़त्म ही कर डाला था, और अब लुओ फेंग उसके पास में रखे हुए उस बैंगल को भी हासिल कर लेता है।
अब उसके पास में काफ़ी कलेक्शन हो चुकी थी, जिसकी वजह से लुओ फेंग ने अपने फर्स्ट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिससे कि लुओ फेंग काफ़ी खुश था और कह रहा होता है कि अब मुझे 10,000 पॉइंट्स भी मिल गए हैं। जो इसके बाद लुओ फेंग उन दोनों ही इमोर्टल वॉरियर के उस बैंगल को भी देखता है, जिसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है और दूसरे के अंदर लुओ फेंग को अभी नहीं समझ आ रहा था। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरे पास में अभी एक ही श्वेलियो क्रिस्टल है। तभी बबाता उस बैंगल को देखने लगी थी और कह रही होती है कि लुओ फेंग तुमने तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। लुओ फेंग तो उन्हें अब काउंट भी करने लगा था और कह रहा होता है कि बबाता मेरे पास में अब ये 10 हो चुके हैं, तो अब तुम समझ सकती हो कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। तभी यहाँ पर बबाता कह रही थी कि लुओ फेंग तुमने यहाँ पर ये सब कुछ तो कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगी कि श्वेलियो कॉन्टिनेंट के अंदर हर एक 100 मिलियन ऑफ किलोमीटर्स के डायमीटर के अंदर 9 ट्रिलियन किलोमीटर के आगे हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीज़ लुओ फेंग तुम देख रहे हो, इस चीज़ के थ्रू यहाँ पर इससे भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। और इस बंदे ने अपने लॉर्ड को मैसेज भेज दिया है और साथ ही तुमको रिकॉर्ड भी कर लिया उनको ख़त्म करते हुए। उनका लॉर्ड यानी कि लॉर्ड सियोंग, उसको इसके बारे में पता चल चुका है, जो कि एक रियल गॉड है। तभी वो ये भी कह रही थी कि लुओ फेंग अगर एक बार वो तुमको हंट करने के लिए आ गया, तो मुझे डर है कि यहाँ पर तुम्हारी जान बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सियोंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है और अब मुझे डर है तुम्हारे लिए। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर हर तरफ ही अंधेरा छा चुका था उसके आने से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज भी थी। तभी कुछ क्रिस्टल्स भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि आ गए थे। तभी लॉर्ड सियोंग को देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई है मेरे डिसाइबल को ख़त्म करने की, वो भी मेरी टेरिटरी के अंदर। और वो कह रहा होता है कि किसने मेरे श्वेलियो क्रिस्टल को चुरा लिया है, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ। और वो यहाँ पर आसपास मौजूद वॉरियर्स को भी फ्रीज कर रहा होता है और साथ ही यहाँ पर कुछ कार्ड्स को रिलीज़ करता है, जिसके अंदर लुओ फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और उसने कह दिया था कि जाओ जाकर इसको ढूंढो और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले आओ। साथ ही वो एक बंदे को तो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर देता और कह रहा था कि इस वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर के अंदर जाके उसे ढूंढ लो, वो जहाँ भी हो मुझे वो चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अगले दिन से ही सारे ही वॉरियर्स जो थे वो सिटी के अंदर हर जगह ही फैल जाते हैं। और अब यहाँ पर वो क्रूरता ऐसे ही चालू होती है, जहाँ पर लोगों के ऊपर ऐसे ही अटैक किया जा रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वॉरियर हर जगह ही लुओ फेंग को तलाश कर रहे थे और वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि लोगों को खुले आम मार रहे थे। तभी नाके को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल वहाँ से अपने लोगों के साथ होता हुआ जा रहा होता है। तभी एक सोल्जर जो था वो उन सभी लोगों के बीच में आता है और वो यहाँ पर लुओ फेंग को देखता है। जिसके बाद अब हमें एक लेडी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोगों की तलाश कर रही थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो नाके के फादर होते हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में खबर हो चुकी थी कि लुओ फेंग को हर जगह ही तलाश किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लुओ फेंग से बातचीत कर रहे थे इसके बारे में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहे होते हैं। लॉर्ड सियोंग कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी तो है नहीं जिससे कोई डरेगा नहीं। तभी वो ये कह रहे थे कि लॉर्ड सियोंग जो है उसने तुम्हें यहाँ पर हर जगह ही ढूंढने का आदेश दे दिया है। इवन वो काफ़ी वक्त बाद खुद से इस जगह पर आया है तुम्हें ढूंढने के लिए। लुओ फेंग तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद ये सीन कट जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ढेर सारे वॉरियर्स थे वो इकट्ठा होके जा रहे होते हैं मिस्टर नाबू के घर की तरफ को ही, क्योंकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि नाके और नाबू दोनों ही लुओ फेंग को जानते हैं। जिसकी वजह से लुओ फेंग इनके पास में आ गया था और कह रहा होता है कि ये सारे के सारे लोग अब मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे डर है कि यहाँ पर नाके की जान को खतरा है और मिस्टर नाबू आपकी जान को भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों प्लीज़ मेरे साथ चलें, क्योंकि अब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। नाके तुरंत ही इस चीज़ से डर जाता है कि आखिर क्या हो गया है सडनली। तभी मिस्टर नाबू भी काफ़ी परेशान थे और कह रहे थे कि ये जो फैमिली है मैं इसके साथ हमेशा से ही रहता आया हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए मुझे तो इसके साथ अब रहना ही होगा हमेशा के लिए। जिसके बाद वो ये भी कह रहे होते हैं कि लेकिन मुझे पता है कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं और कह रहे थे कि लॉर्ड फेंग प्लीज़ नाके को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि ये यहाँ पर रहेगा तो परेशानी आएगी। बेचारा नाके तो रोने लग जाता है, क्योंकि वो अपने फादर से दूर नहीं जाना चाहता था। उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि उसके फादर कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और कह रहा होता है कि नहीं फादर, मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जा सकता, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें।
लेकिन तभी उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसे गले से लगाते हुए कह रहे होते हैं कि देखो मेरे बेटे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा और यही तुम्हारे लिए अभी के लिए सही होगा। लुओ फेंग जैसे ही यहाँ पर इस सीन को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और यहाँ पर वो ये कह रहे होते हैं कि देखो, एक मैन को अपना एंड खुद ही चुनना चाहिए, तभी वो एक मैन कहलाता है। मेरे बेटे, तुम अभी जवान हो और तुम्हें यहाँ से आगे जाके एक बहुत ज़्यादा शानदार वॉरियर बनना है, लेकिन ना कि क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश इंसान भी है। तो वो अब यहाँ पर रो भी रहा होता है और कह रहा था कि फादर, मैं आपको छोड़कर आखिर कैसे चला जाऊँ। ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। मैं आपको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता फादर, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर नाबू के घर के पास जो थे वो ढेर सारे लोगों को मार दिया जाता है, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन पक्की हो चुकी थी। लुओ फेंग समझ जाता और कह रहा था कि मिस्टर नाबू की सेफ्टी के लिए मुझे इनकी सारी मेमोरीज़ को इरेज करना होगा जो कि मुझसे रिलेटेड है, नहीं तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर जो नाके था वो अपने फादर के आगे मजबूर हो जाता और उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है और ढेर सारे वॉरियर मिस्टर नाबू के घर की तरफ को ही आगे जा रहे थे। मिस्टर नाबू बेहोश हो चुके होते हैं तो यहाँ पर उनकी मेमोरी भी चली गई थी जो लुओ फेंग से रिलेटेड थी। हालांकि उन्हें पकड़ के लेके जाया जा रहा होता है और वो अपनी आंखों के सामने अपनी ट्राइब के लोगों को बहुत बुरे हालात में देखते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग यहाँ पर सेफली नाके को बचा के उस जगह से निकाल कर ले आता है, क्योंकि उसकी सेफ्टी लुओ फेंग के लिए अब प्रायोरिटी थी। हालांकि हर एक जगह पर ढेर सारे सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं। लुओ फेंग को एक सोल्जर देख भी लेती है, लेकिन लुओ फेंग उसको भी हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे कि यहाँ पर वो तुरंत ही इस चीज़ को नॉर्मली लेते हैं। हालांकि वो जो लेडी थी वो तो हर जगह ही पेट्रोलिंग कर रही होती है, क्योंकि उसे तो लुओ फेंग को ढूंढना ही था। हालांकि तभी नाके जो था वो इस जगह से दूर जाते जाते अपने फादर के बारे में ही सोच रहा था कि क्या वो सेफ रहेंगे या फिर नहीं। दूसरी साइड का सीन हमको दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारे लोग और साथ ही वो जो सोल्जर थी वो आ चुकी होती है मिस्टर नाबू को पकड़ के, और अब यहाँ पर वो उनको हवाले कर देती है अपने लॉर्ड के। और यहाँ पर जो मिस्टर नाबू के ट्राइब के लोग थे वो भी फ़िलहाल इसी जगह पर होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वो सभी को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ऊपर की तरफ को उठा देता है। साथ ही यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर भी दिखाया जाता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉल टाइप में था, वो तक दूर को हट जाता है। इस जगह की ग्रेविटी वो खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं और उनका जो थ्रोन था वो अलग जगह पर होता है। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि या तो तुम यहाँ पर इस जगह के ट्रुथ को बता दो कि आखिर तुम फैंग को जानते हो या फिर नहीं, या फिर मैं तुम्हें टाउन के आउटसाइड घसीट के लेके जाके तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। आखिर कैसे तुमने इतनी आसानी से 13 एक्स की पूरी टीम को ख़त्म कर डाला और उसके बाद तुम लोग एकदम सेफ भी रहे। ये तो झूठ है और मुझे पता है कि तुम उस लड़के फैंग को जानते हो। आखिर कौन है वो? क्या वो एक एलियन है? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग डर चुके थे। मिस्टर ले को भी देखते हैं, जिन्हें तो फिलहाल वो पकड़ के तुरंत ही फ्रीज भी कर देता है और कह रहा था कि मैंने कहा ना, मुझे बताओ कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर नाबू थे उनकी मेमोरी तो पहले ही जा चुकी थी, तो वो कह रहे होते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हालांकि मुझे ये ज़रूर पता है कि नाके ने मुझे फैंग के बारे में बताया था, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जिसके बाद ये सुनते ही लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि वो यहाँ से गायब है, तो भला मुझे बताओ कि वो किसके साथ ही गायब हुआ होगा। वो फैंग के साथ ही गायब है, वो लड़का इतना इनोसेंट भी नहीं है। लेकिन मिस्टर नाबू कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा इनोसेंट है और उसे सच में इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि ये जो ट्रबल है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, प्लीज़ हमें बख्श दें। लेकिन यहाँ पर जो लॉर्ड थे वो इन्हें बख्शने के तो क्या, इन्हें ज़िंदा छोड़ने के मूड में भी नहीं होते। वो एक एक करके इनकी ट्राइब के सारे ही लोगों को मार रहे थे, जो देख के मिस्टर नाबू का दिल बहुत ज़्यादा रोता है। इवन वो कह रहे थे कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। वो खुद को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके वो याद कर लें कि आखिर फैंग है कौन और वो कहाँ से आया, लेकिन फिर भी वो उसे याद नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो लेडी थी वो तुरंत ही उनको पकड़ के ऑलमोस्ट उनको ख़त्म करने वाली थी और कह रही होती है कि बॉस, क्या मैं इनको ख़त्म कर दूं, क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं रहे। लेकिन तभी वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, इसे ख़त्म मत करो, क्योंकि ये अभी भी हमारे काम का है और ये हमें अभी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है।
जिस पे वो कह रही होती है कि बॉस अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और तभी उसका बॉस भी कह रहा होता है कि तुमने इमोर्टल पैलेस को ऑफेंड किया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, तुम अब से ही डेथ लिस्ट के अंदर आ चुके हो, तो और तुम इससे भाग भी नहीं सकते, समझे। हालांकि इसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लुओ फेंग सेफली नाके को बाहर लेके आ चुका था और उससे कह रहा होता है कि अब तुम सेफ हो क्योंकि अब तुम यू रॉन्ग वर्ल्ड के अंदर आ चुके हो, और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पर वो लोग भी तुमको नहीं ढूंढ सकेंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि लो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ स्पिरिट एनर्जी दे रहा हूँ, तुम इसको स्टडी करना और जब तुम इसको मास्टर कर लोगे तो तुम काफ़ी स्ट्रांग बन जाओगे। साथ ही वो काफ़ी प्यार से उसे कुछ और स्किल्स भी देता है। लुओ फेंग उसे एक रिंग भी देता और कह रहा था कि ट्रीजर रिंग इसे अपने पास रखो जिससे कि तुम्हें काफ़ी हेल्प होएगी हेवन लेवल पर रीच करने के लिए। याद रखो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, और अगर तुमने कंटिन्यूस हार्ड वर्क किया तो फिर तुम यहाँ पर अपने लेवल को काफ़ी आसानी से बढ़ा भी सकते हो। ये सुनने के बाद तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता और वो कह रहा था कि ब्रदर लुओ फेंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कह रहा होता है तो क्या मैं आपके साथ रहूँगा। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। देखो, एक रियल हीरो जो होता है वो अकेले ही ग्रो करता है और उसे अकेले ही अपने पाथ पर चलना चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जिसके बाद लुओ फेंग उससे कह रहा होता है कि तुम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहो और मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलने के लिए दोबारा आऊँगा। हालांकि नाके को इस बात से काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि लुओ फेंग भी उसको छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसे अब स्ट्रांग बनना है तो उसके लिए इकलौता तरीका तो यही है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपनी स्पेसशिप में आ चुका था और कह रहा होता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था इससे ज़्यादा श्वेलुए क्रिस्टल को गैदर कर लिया है और अब बारी है इनको एब्जॉर्व करने की। तभी बबाता कह रही होती है कि ऑफकोर्स, और इसके लिए तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा लुओ फेंग, तभी तुम एक ब्लड वॉरियर बन सकते हो। वो ये भी कह रही होती है कि आखिर तुमने कितनी प्रोग्रेस की। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ इसको प्रोग्रेस करने के साथ अपनी बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। साथ ही ये जो सेकंड टाइम जब मैंने इसे एब्जॉर्व करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसको एब्जॉर्व करने के लिए मुझे अपनी बॉडी की 10 टाइम मोर एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, लेकिन इसके लिए कौन सा रास्ता हो सकता है। तब बबाता यहाँ पर तुरंत ही बता रही होती है कि लुओ फेंग, तुम्हें याद है नाके ने कहा था कि जितना ज़्यादा हैवी वो फोग रहेगा उतना ज़्यादा तुम पावर को एब्जॉर्व कर सकते हो। तो लुओ फेंग, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हें अभी एंशियंट रूइन के अंदर ही जाना चाहिए और वहीं जाकर तुम्हारी पावर बढ़ सकती है। ये सुनते ही लुओ फेंग कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो फिर एंशियंट रूइन, और वो तुरंत ही वहाँ से एंशियंट रूइन के लिए फ्लाई करने लग जाता है। इसके बाद अब हमें क्लाउड का काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा एक नज़ारा दिखाया जाता है जिसके थ्रू होते हुए लुओ फेंग इस रूइन की तरफ आ ही गया था। तभी बबाता कह रही होती है कि जो रूइन है वो 100 और बिलियन ऑफ किलोमीटर दूर है एक डायमीटर के हिसाब से। तुम्हें बताऊं तो लुओ फेंग ये जगह काफ़ी अच्छी है, वैसे तो तुम इसे सैंड एंड डिजर्ट की तरह ही समझ सकते हो। तभी लुओ फेंग यहाँ पर अपने उसी सुपर सूट को पहन लेता है, जिसके बाद वो फिलहाल इसी रूइन के अंदर आ चुका था। वो थोड़ा आसपास देख रहा होता है जहाँ पर उसे थोड़ा फॉग मिल जाए, वो फ्लाई करते हुए थोड़ा और इधर उधर एक्सप्लोर भी करने लगा था। तभी उसे एक टोर्नेडो दिखता है जहाँ पर लुओ फेंग को दिख रहा होता है कि यहाँ पर तो ईविल फॉग मौजूद है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग जैसे इस चीज़ को नोटिस करता है कि ये जो ईविल फॉग है वो उसे काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा है। इवन इस जगह पर आते ही लुओ फेंग की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी है और लुओ फेंग की बॉडी भी इस चीज़ को ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पा रही। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या जो कि मेरी बॉडी के अंदर तक जा रही है और साथ ही मेरी नर्व्स, मेरे सेल्स और साथ ही मेरी बॉडी के साथ पूरे तरीके से मर्ज होने की कोशिश कर रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हूँ कि फ़िलहाल करंटली मैं इस अपनी बॉडी के साथ में मर्ज कर सकूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। हालांकि इस चीज़ से मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही है। लुओ फेंग का सर चकराने लगा था, वो तो अपना सर पकड़ के वहीं पर रुक कर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो यहाँ पर छिपके खड़ा था जिसने लुओ फेंग को अपना टारगेट बना लिया होता है, और अब जब टारगेट बनाया है तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो लुओ फेंग को ख़त्म भी करेंगे ही। जिसके बाद लुओ फेंग का सर चकराता है और वो अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर सकता था और ज़्यादा, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिरने लग जाता है। लेकिन तभी लुओ फेंग नोटिस करता है कि इमोर्टल पैलेस का एक वॉरियर आ गया है जो कि अब लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लुओ फेंग ने उसको टाइम पर देख लिया था, जिससे कि लुओ फेंग को काफ़ी फ़ायदा इस चीज़ का होता है और अब अल्टीमेटली हमें दिखाया जाता है
है कि लुओ फेंग उस वॉरियर के साथ में फाइट करने लगा था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग उसे काफ़ी आराम से फाइट में अच्छा खासी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन वो वॉरियर भी कुछ कम नहीं था, उसके पास में एक सोर्ड रखी हुई होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लुओ फेंग को ख़त्म कर रहा होता है और वो लुओ फेंग के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक पे अटैक करे जा रहा था। लुओ फेंग भी देख रहा होता है कि ये वॉरियर क्यों उसके पीछे पड़ गया है, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका है उन लोगों से जिसको पता है लुओ फेंग के बारे में। लुओ फेंग अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी नेक को ऑलमोस्ट हिट करने ही वाला था, लेकिन ये वॉरियर भी लुओ फेंग जितना ही स्ट्रांग नज़र आ रहा था वो बच जाता है और उसके बाद वो देखता है कि लुओ फेंग ने उसको इंजर्ड कर दिया, तो अब वो फिलहाल यहाँ से भाग रहा होता है। लुओ फेंग कह रहा था कि ये जो आर्मर है वो इमोर्टल पैलेस से बिलोंग करता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर पहले से ही क्या कर रहे हैं। तभी उस वॉरियर को देखते हैं जो कि अपने पास में रखे हुए कुछ दो आइटम्स को निकालता और उन्हें थ्रो कर देता है लुओ फेंग के ऊपर, जिनके अंदर से कुछ लाइट्स भी निकल रही थी। फॉर्चुनेटली लुओ फेंग उनसे बच जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग तुरंत ही अपने वेपन्स को थ्रो करके उनको ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वो वॉरियर एक बार फिर लुओ फेंग के ऊपर धोखे से अटैक करता है। तभी लुओ फेंग नोटिस करता है कि असल में ये वो वॉरियर नहीं बल्कि एक दूसरा ही वॉरियर है जो कि उसी वॉरियर जितना स्ट्रांग है, बल्कि ये वॉरियर तो ऑलमोस्ट अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेवल यानी कि टियर 9 ऑफ यूनिवर्स लेवल पर है, जो कि लुओ फेंग को टक्कर दे सकता है। अब यहाँ पर वो वॉरियर काफ़ी अग्रेसिव होकर लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन लुओ फेंग भी उसका हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक के मारता है, जिसके बाद वो अपनी शेडो ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा था। लेकिन तभी एक और वॉरियर वहाँ पर आ जाता है जो कि टियर 2 के डोमेन लेवल का था, और यहाँ पर ये जो लुओ फेंग अटैक कर रहा था वो फिर भी उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके उसके ऊपर अटैक कर ही देता है, जिससे कि एक साथ लुओ फेंग काफ़ी सारों को हिट करके दूर हटाने में कामयाब हो पाया था। लेकिन इससे क्या ही फ़ायदा, क्योंकि वो ख़त्म तो अभी भी नहीं हुए थे। हालांकि वो लोग डर जाते हैं और सोच रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी यहाँ पर वो बंदा जिसने गोल्डन आर्मर पहन रखा था वो यहाँ पर कुछ लाइटनिंग को थ्रो करता है लुओ फेंग की तरफ, जो कि लुओ फेंग को जकड़ लेती है। तभी यहाँ पर वो कह रहा था कि मैंने सोचा कि ये लुओ फेंग है, जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन मुझे मिला था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैं और मेरे साथ ही दोनों ही टियर 9 के हेवन लेवल के ऊपर हैं, फिर भी ये हमें इतनी आसानी से कैसे टक्कर दे पा रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। वही सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इतनी देर में एक बार फिर से लुओ फेंग खुद को आज़ाद करवा लेता है इनके चुंगल से, और अब यहाँ पर वो इतना ज़्यादा गुस्सा और ऑफेंड हो चुका होता है कि इनके ऊपर अब अटैक भी कर रहा था। हालांकि वो गोल्डन आर्मर पहना हुआ बंदा ये कह रहा होता है कि इसकी स्पीड तो शेडो से भी ज़्यादा फास्ट है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हालांकि लुओ फेंग अब हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, और ये बंदा कह रहा होता है कि अपनी स्पिरिट के थ्रू अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। वो वहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन लुओ फेंग कह रहा होता है कि तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है तो अब सोचना भी मत कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वो भी एक सिंगल पीस के अंदर। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा था, लेकिन तभी वो वॉरियर्स भी लुओ फेंग को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो समझ रहे थे कि वो यहाँ पर लुओ फेंग को ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन तभी लुओ फेंग अपने एब्सोल्यूट डोमेन का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को अपनी ग्रेविटी पावर के थ्रू ही रेसिस्ट कर लेता है, जिसके बाद ये सारे के सारे घबरा जाते हैं कि एक बार फिर से आखिर ये क्या हो गया और कैसे। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरे सामने तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो उन सभी को इकट्ठे ही दूर हटा देता है, जिसके बाद लुओ फेंग अपने अल्टीमेट वेपन को निकाल लेता है, जो कि कम से कम करोड़ों की तादाद में वहां पर आ चुके थे, और अब वो सारे के सारे एक शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि इसे देख के वो सभी बहुत ज़्यादा डर चुके थे और समझ चुके होते हैं कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, और अब वो लुओ फेंग के साथ फाइट भी नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो अब इस फाइट को विड्रॉल करके यहाँ से निकल के भागना चाह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग की वो जो नाइफ थी वो यहाँ पर उस शील्ड को भी पेनिट्रेट करके उसके अंदर चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ये सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं। लुओ फेंग उनसे कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है यहाँ से भागने के लिए। वो तभी वहाँ पर उस एक वॉरियर को हाथ के हाथ ही ख़त्म कर डालता, इवन उसके टुकड़े टुकड़े
लुओ फेंग कर देता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और वॉरियर काफ़ी तेज़ी से आगे जाता है शिप के अंदर बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग उसको भी पकड़ने के लिए आगे अपने वेपन्स को बढ़ा ही देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जिस वॉरियर को लुओ फेंग ने ख़त्म किया था उसके हाथ से वो उस ब्रेसलेट को भी ले लेता है। जिसके बाद यहाँ पर वो वॉरियर वहाँ से निकल के भागने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और सोच रहे थे कि बस हम गलत इंसान के हाथ में फंस गए हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था इस बंदे से फाइट करके। लेकिन उनमें से एक तो वहाँ से भाग निकला ही था, वो भी अपनी शिप के साथ। लुओ फेंग कहता है कि भले ही इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना मैं हूँ, लेकिन ये सारे के सारे ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे और कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे वॉरियर थे, लेकिन ये सारे के सारे यकीनन इमोर्टल पैलेस से ही होंगे जो कि मेरे पास आए थे मेरे ऊपर हमला करके मुझको ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने इस चीज़ को और भी ज़्यादा वर्स कर दिया इन सभी के लिए। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मुझे अपनी इस क्वेस्ट को भी कंप्लीट करना है। तो वो वहाँ पर आगे बढ़ता और ईविल फोक की डेंसिटी को चेक करते हुए वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर ईविल फोक सबसे ज़्यादा हो। लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा डीप एरिया के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि जब से मैं इस जगह पर आया हूँ मेरी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब से रिएक्ट कर रही है, मेरी बोन्स भी काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रही हैं। और लुओ फेंग कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये ईवल फोक की जो डेंसिटी है क्या ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे मेरी बॉडी को पावर भी मिल रही है। जितना ज़्यादा हैवी फॉग होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा मुश्किल है अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग के बॉडी के सेल्स एक बार फिर से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं ईवल फोक के कॉन्ट्रैक्ट में आने से। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो एक बार फिर से काफ़ी एनर्जी को रिलीज़ करता और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं रीबॉर्न हो गया हो। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि अब फ़िलहाल टाइम आ चुका है कि मुझे कुछ और ईवल फोक से भरी हुई जगह पर जाना चाहिए, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। लेकिन उससे पहले वक्त आ गया है कि इस एक्सट्रीमली ईवल फोक का इस्तेमाल करा जाए। जिसके बाद लुओ फेंग थोड़ा दूर हट के देखता है तो यहाँ पर तो एक हल्का फुल्का स्लो टाइप वोवेंडर ही आया हुआ था जो कि इकट्ठा हो रहा होता है इस ईविल फोग में। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि वैसे ये जगह कल्टीवेट करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बाकी सारे एनिमीज से भी निपटने के लिए, क्योंकि कोई भी एनिमी इस जगह पर नहीं आना चाहेगा जहाँ पर इतना ज़्यादा ईविल फोग हो। इससे तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बन जाती है। लुओ फेंग ये भी कह रहा था लेकिन गोल्डन हॉर्न बहमूद जो है उसको अभी भी इतना ज़्यादा अफेक्ट इसका नहीं पड़ रहा है। हालांकि फोग जो है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में आने की भी पूरी कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए अच्छा ही है। तभी सडनली यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बहमूद जाग जाता है और अब वो यहाँ पर इस ईवल फोक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने लगा था, जिससे कि यहाँ पर वो काफ़ी चिल्ला भी रहा होता है। लेकिन तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि जो ईवल फोक है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसकी एनर्जी को, जब ये रिलीज़ करता है तब, जिससे कि मेरे गोल्डन हॉर्न बहमूद को भी काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही है। और लुओ फेंग कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हुआ इस गोल्डन हॉर्न बहमूद जाइंट के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बहमूद जो था वो अब यहाँ पर स्टेलर जाइंट बन चुका होता है, यानी कि स्टेलर लेवल पर आ चुका होता है, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। लुओ फेंग कह रहा होता है कि शेडो हंटिंग ग्रुप, साथ ही यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग और गोल्डन हॉर्न जो है यहाँ पर सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरे साथ काम कर रही हैं और ये जो स्किल्स हैं वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल अब हो चुकी हैं। तभी लुओ फेंग उस सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली जगह पर जाकर बैठ चुका था जहाँ पर वो ईवल फोग होता है और उसके बाद वो एक बार फिर से कल्टीवेट करना शुरू करता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी जो सेकेंड बॉडी फॉर्म थी जो कि अभी तक उसकी हेल्प कर रही थी वो उसकी ओरिजिनल बॉडी से बाहर आ चुकी होती है, जिससे कि लुओ फेंग कह रहा था कि इससे तो अपनी ओरिजिनल बॉडी को भी रीशेप किया जा सकता है। जिसके बाद वो लुओ फेंग को गार्ड करने के लिए वहाँ से चली गई थी और लुओ फेंग का वक्त आ चुका था कि वो यहाँ पर इस क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिए। लुओ फेंग कह रहा होता है कि जो मेरा गोल्डन हॉर्न बहमूद है ये भी अडेप्ट कर रहा है धीरे धीरे करके ईवल फोक को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसी काफ़ी वक्त निकल गया था, लुओ फेंग ने नाके के ऊपर भी ऐसे ही नज़रें बनाई हुई थी और वो ये भी चाह रहा होता है कि वो ठीक रहे, जिसके चलते लुओ फेंग कह रहा था कि वो भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन सियोंग जो है वो यहाँ पर अभी भी उसके फादर को पकड़ा हुआ है। फॉर्चुनेटली अभी तक उसने नाके के फादर को कुछ नहीं किया है, वो भी इस होप में क्योंकि उसे लगता है कि नाके के फादर को कुछ ना कुछ याद आ जाएगा तो उसे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प
भी मिलेगी, जिससे कि वो अभी फ़िलहाल करेंटली सेफ़ ही है। जब मैं यहाँ पर इस सेकंड क्रिस्टल को भी एब्जॉर्व कर लूँगा तब मैं जाऊँगा उनको बचाने के लिए, और मैं जल्द से जल्द इस ब्लड वॉरियर के टाइटल को हासिल करना भी चाहता हूँ। तभी उसकी सेकंड फॉर्म भी आके उसकी बॉडी के साथ में मर्ज हो जाती है। वैसे तो लुओ फेंग ने काफ़ी बार ट्राई किया था कि वो इस शुए लुओ क्रिस्टल को अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले, लेकिन हर बार ये प्रोग्रेस काम नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार ऐसा होता है कि उसकी जो डीएनए होती है वो उसके साथ में जाके मर्ज होने लगी थी, और लुओ फेंग इस बार सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है अपने सेकंड क्रिस्टल को एब्जॉर्व करने से, जिससे कि यहाँ पर उसके ऊपर एक मार्क भी अपीयर होता है। और अब लुओ फेंग चिल्लाते हुए अपनी बॉडी के अंदर कंटेन उस एनर्जी को भी रिलीज करता है। लुओ फेंग को भी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, और लुओ फेंग कह रहा होता है कि जो 9 कॉस्मिक ओरिजिनल लॉज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं मेरे लिए पहले से। और अब लुओ फेंग एक बार फिर से अपने सूट को पहन लेता है, और अब वो टेस्ट करने वाला था अपनी एबिलिटी को कि वो किस हद तक बढ़ी है। और लुओ फेंग देख रहा होता है कि अब तो वो सेकेंड्स के अंदर ही अपनी एबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है। इवन वो ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे उसने अभी तक कभी नहीं किया था। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि सिर्फ 2 क्रिस्टल को एब्जॉर्व करने भर से ही मेरी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 50%। तो अगर मैं कुछ और को भी एब्जॉर्व कर लूँगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा आगे पहुँच जाऊँगा, और अब मैं एक ट्रू ब्लड वॉरियर बनने के सिर्फ एक कदम ही पीछे हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी थर्ड ज्वेलो क्रिस्टल को एब्जॉर्व नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपनी बॉडी को 100 टाइम और भी ज़्यादा एबिलिटी से बढ़ाना होगा। इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी है। तभी लुओ फेंग देखता है कि यहाँ पर एक गड्ढा है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस हैवी ईवल फॉग है। तो लुओ फेंग इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए रखना चाहता था, और कहना होता है कि अब तो मुझे इसी जगह पर कल्टीवेट करना चाहिए। लुओ फेंग इस जगह की तह तक जाना चाह रहा होता है, लेकिन 500 किलोमीटर भी रीच करने के बावजूद उसे इस जगह की डेप्थ खत्म होती हुई नहीं नज़र आ रही थी। फिर वो ऐसे ही 900 किलोमीटर भी इस जगह को देखता है, तब भी डेंसिटी बढ़ रही थी लेकिन जगह ख़त्म नहीं हो रही थी। जिसके बाद 1200 किलोमीटर दूर लुओ फेंग को दिखता है कि अब यहाँ पर कुछ तो नज़र आ रहा है। उसके बाद लुओ फेंग अल्टीमेटली पहुँच चुका होता है इस जगह के ऑलमोस्ट एंड पर, जहाँ पर लुओ फेंग को कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जिसकी उसने अपेक्षा भी नहीं की थी। तभी एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि इसने मेरी कल्टीवेशन को इंटरप्ट किया है, जाओ जाकर इसको ख़त्म कर डालो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक वॉरियर जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था वो अब लुओ फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि लुओ फेंग ने यहाँ पर मौजूद कल्टीवेशन लुओ फेंग ने ख़राब कर दी थी, जिसकी वजह से उस बंदे को काफ़ी गुस्सा आ गया था। लुओ फेंग तो आगे ही बढ़ रहा होता है देखने के लिए कि आगे आगे क्या हो सकता है, लेकिन लुओ फेंग को ये नहीं पता था कि आगे एक बहुत ही बड़ा सा खतरा उसके ऊपर इंतज़ार कर रहा है। लुओ फेंग समझ जाता है कि कोई तो है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ अप्रोच कर रहा है, और वो टियर 2 का एक डोमेन मास्टर है। और आखिर वो लुओ फेंग से क्या चाहता है? तभी वो 20 लाइक बंदा हमें दिखाया जाता है जो कि आते ही लुओ फेंग के ऊपर एक चांटा फेंक के मारता है। लुओ फेंग उससे बच गया था, लेकिन वो तो अपनी ह्यूज एक्स का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग के ऊपर एक बार फिर से हमला करता और लगातार लुओ फेंग के ऊपर मल्टीपल अटैक्स वो करे जा रहा था। लुओ फेंग इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन लुओ फेंग को पता था कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और लुओ फेंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो एक के बाद एक अटैक पे अटैक लुओ फेंग के ऊपर करता, और इससे यहाँ पर लुओ फेंग यही सोच रहा था कि मैं जितने भी अटैक कर रहा हूँ ये काफ़ी आसानी से उन अटैक्स से डील कर लेता है। आखिर इसके पास इतनी पावर आई कहाँ से? तभी लुओ फेंग एक बार फिर से उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसके हाथ के ऊपर ही अटैक कर देता है। तभी वो भी लुओ फेंग की तरफ आगे आ रहा था और उसके ऊपर हमला करने जा रहा था। लुओ फेंग भी ये देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि इवन उसकी इंजरी तक उसको नहीं रोक पा रही। और अब यहाँ पर लुओ फेंग अपनी शैडो ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर चारों ही डायरेक्शन से हमला करता है, जिससे कि इस बार लुओ फेंग उसको ख़त्म करने में कामयाब हो गया था। और अब लुओ फेंग कह रहा होता है कि डोमेन लोड की स्पीड वाकई में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये तो एक इंसेन वॉरियर था जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक था और इस जगह पर मौजूद था। लुओ फेंग ये देख ही रहा होता है, लेकिन वो वॉरियर एक बार फिर से खुद को रिबिल्ड करने लग जाता है अपनी बॉडी को इकट्ठा करके। लुओ फेंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बहुत तेज़ी से आगे निकलता है, लेकिन वो तो एक इल्यूजन के अंदर फंस चुका था। और इससे लुओ फेंग की हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और लुओ फेंग नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या।